टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी का मुंतज़िर है। आज 16 अगस्त है। 16 अगस्त ही है ना आज? हाँ, या अभी तक 14 मना रहे हैं? मेरे ख्याल से 14 अगस्त का एक इतना ज़बरदस्त जोश और जज्बा होता है कि वो पूरे हफ्ते पूरे महीने चलता है। और अगस्त का महीना, मैंने तो सब लोगों से कल 14 अगस्त को भी कहा था, कल भी कहा था कि अपनी जो डीपीज़ है सोशल मीडिया की, उस पर पाकिस्तान का परचम लगाइए, क्योंकि वो आपकी पहचान है। और जब भी आप परचम अपने ऊपर लगाते हैं, अपने कपड़ों पे लगाते हैं, या कहीं भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है पाकिस्तानी परचम, तो एक ऑटोमेटिकली एक बड़ी आप में प्राइड आ जाती है, आप में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स आपका जो मुल्क है वो आपकी पहचान है। ख़वातीन और हज़रात, आज की थॉट ऑफ द डे क्या है? आज मैं ऐसे ही आते हुए सोच रहा था, कभी कभी इस तरह होता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं पंक्चुअल होने की, टाइम पे पहुंचने की, वक्त को अहमियत देने की, लेकिन और लोग हैं वो आपका वक्त ज़ाया करा देते हैं। और फिर आप उस तगदो में लग जाते हैं कि कल तुम लेट आए थे तो फिर आज मैं भी लेट आऊँगा, अरे मैं तो पहले आ जाता हूँ, वो तो कभी नहीं आता है। और हम दूसरों के चक्कर में अपना रूटीन ख़राब कर लेते हैं। हमें कभी भी और लोगों के चक्कर में, इस मुकाबले में अपनी कोई अच्छी आदत, अपना कोई अच्छा रूटीन नहीं तोड़ना या छोड़ना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है रूटीन्स बनते हैं। अभी जिस तरह बहुत छुट्टियों के बाद बच्चों ने स्कूल जाना दोबारा शुरू किया, मैं देख रहा होता हूँ सुबह आजकल आते हुए दफ्तर बच्चों को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता। वैन में भी वो सो रहे होते हैं, एक दूसरे से सर टकरा रहे होते हैं जब सिग्नल पे गाड़ी रुक रही होती है। लेकिन ऑफ कोर्स एक आदत बनते बनते उस आदत को अपनाते थोड़ा सा वक्त लगता है। और इतना जो लिबर्टी है ये आपको लेनी भी चाहिए कि ऑफ कोर्स आप एक नए तरीके में अपने आप को ढाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग रोज़ाना आपको समझा रहे होते हैं कि एक्सरसाइज की फिटनेस और एक्सरसाइज की क्या अहमियत है ज़िंदगी में, अच्छी डाइट की क्या अहमियत है, अच्छी सोच की क्या अहमियत है। तो वो ओवरनाइट ये चेंजेस नहीं हो जाती हैं, और आपको विद टाइम, विद थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, थोड़ी सी मेहनत के बाद ही आपको ये चीज़ें अचीव होती हैं। तो आपको ये जो तगो-दो है, ये जो कोशिश है, इसको हमेशा जारी रखना है कि आप अपनी आदतें बेहतर रखें और जो वक्त है उसकी कदर करें। क्योंकि जब आप वक्त ज़ाया करते हैं तो कहते हैं, और ये माना भी जाता है, कि वक्त आपको ज़ाया कर देता है। मैं अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात हैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखता हूँ और सोचता भी हूँ कभी जब खाली बैठ रहा होता हूँ, कि आपके घर में इतनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी दराज़ों में पड़ी हुई होती हैं, और आपने कभी उनको छाना नहीं होता, टटोला नहीं होता। और वो उनकी अहमियत क्या होती है? उनकी अहमियत होती है किसी याद से वो अटैच्ड होती है, कि यार ये मुझे जब मैं स्कूल में था तो मुझे ये अवार्ड मिला था, या ये मेरे क्लास का, मेरे पास अभी तक, मैं रेड हाउस में होता था अपने स्कूल में, बीकन हाउस में, तो हम लोग रेड हाउस को रिप्रेजेंट करते थे। मेरे पास अभी तक अपने रेड हाउस का एक बैच पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक उस बैच को संभाल के रखा है। मैं कभी जब मैं पहली अपनी जॉब कर रहा था तो मैं दफ्तर में था, जब वीकेंड आने लगता था तो मैं चीज़ों को जल्दी दराज में भरता था और निकलता था, जब मैंने मीडिया ज्वाइन नहीं किया था। फिर जब छुट्टी का कभी दिन आता था तो मैं सोचता था कि यार दराज में पता नहीं इतना रश हो गया, इतनी भर गई है दराज में, क्या क्या पड़ा है। फिर मैं उसको जब सफाई करता था तो फिर लगता था अरे यार ये चीज़ें नहीं मिल रही थी, वो तो दराज में ही पड़ी हुई थी। इसी तरह मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट अपना आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब के पास एक बड़ा ज़बरदस्त बुक्स का कलेक्शन रहा हमेशा से, और वो इंग्लिश की किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, तो बहुत बड़ा एक बुक कलेक्शन रहा। तो मैं सोचता था कि इतनी सारी बुक्स हैं, पता नहीं क्या है, एक स्टैक है, वो स्टैक ऊपर रखा हुआ है, वो कभी नीचे नहीं आया, वो ऊपर की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता था उसको करना क्या है। जस्ट वन फाइन डे, एक दिन मैंने जाके सिर्फ देखा कि ये बुक्स हैं क्या, तो वो एक कलेक्शन था उनकी पूरी ज़िंदगी का, रीडर्स डाइजेस्ट का, जो कि मुझे लगता है एक बेहतरीन किताब है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो एक रीडर्स डाइजेस्ट ज़रूर ख़रीदिएगा और उसको पढ़िएगा, और अपने बच्चों को ज़रूर आदत डालें रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ने की। इट्स अ मिनी मैगज़ीन
जिसके अंदर ज़िंदगी के लोगों के तजुर्बात होते हैं, रोज़मर्रा के तजुर्बात होते हैं। इट्स फुल ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ जोक्स, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ होती है, कुछ लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ उसके अंदर होती हैं। वो ज़रूर अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने जब वो डिस्कवर किया रीडर्स डाइजेस्ट की, वो जो किताबें ऊपर हमारे वालिदैन की पढ़ी हुई होती हैं, हम देखते भी नहीं कि वो क्या चीज़ है, उनको ज़रूर एक्सप्लोर करें। वो आपकी बड़ी लाइफ चेंज करती हैं। और आज तक इस बात को तकरीबन कोई 15-20 साल गुजर गए, मैं आज भी रीडर्स डाइजेस्ट से बड़ा अटैच्ड हूँ। और आई थिंक इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक, इट्स अ ग्रेट मैगजीन और आप सबको रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और ऑफकोर्स घर में जो पुरानी चीज़ें पढ़ी होती हैं उनसे जो एक आपकी याददाश्त या आपकी कोई पुरानी याद या कोई सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, उन चीज़ों को तो पढ़ा ना रहने दें, उनको आप साफ़ करें, उनको किसी अच्छी जगह सजाएं, क्योंकि वो जो यादें हैं ऑफकोर्स जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है। मैं अभी परसों तरसों अपने एक दोस्तों के ग्रुप से मिला काफ़ी अर्से के बाद, तो एक मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उनका जैसे हम लोग दूसरे मुल्क से वेकेशन करके लैंड करते हैं तो वो जो पूरी जो वेकेशन गुजरी होती है वो तो एक धुएं की तरह उड़ गया होता है वक्त, और सिर्फ यादें होती हैं या वो कुछ चंद एक तस्वीर होती हैं जिनमें वो पूरा जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो कैद होता है। और वो चीज़ें बिल्कुल बस हो जाती हैं कि बस अब आ गया वो सब ख़त्म जो हमने वक्त गुजारा था। और कितनी ऐसी यादें, कितनी ऐसी बातें होती हैं जो कि आपके जहन में रहती हैं, आप कभी सोचते हैं कि यार किसी से शेयर करूं, लेकिन वो जहन में ही रह जाती हैं और वक्त के साथ साथ आप भूल जाते हैं। उन चीज़ों को आप कैद कर लीजिए, किताब में लिखा कीजिए। जब फालतू वक्त मिले प्लीज़ ट्राई टू राइट समथिंग, एक किताब लिखिए, एक डायरी लिखिए। और ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर आप कोई अपने सीक्रेट्स लिखें, ज़िंदगी के तजुर्बात लिखिए जो कि बहुत बेसिक भी हो सकते हैं। आप सिर्फ किसी मुल्क गए, वहाँ जाके आपने क्या किया, आप वो लिख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप कुछ इस तरह की बातें लिखें जो कि आपका कोई राज अफशा कर दे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक तजुर्बात होते हैं, कोई अच्छी बातें होती हैं, किसी से मुलाकात होती है, किसी से दोस्ती हुई होती है, कोई अच्छी चीज़ ख़रीदी होती है, किसी के लिए कोई अच्छी चीज़ ख़रीदी होती है। कब मैं आपको बताऊं, मैं एक दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ, मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए क्वेटा में ज़ोप चला गया था और मैं ज़ोप के अंदर शूट कर रहा था। और वो जो स्पेल था वो 15 दिन से तकरीबन कोई 28 दिन का हो गया और वहाँ पे सिग्नल नहीं थे तो घर से बात नहीं हो रही थी। तो वो एक फ़ोन कॉल जो मेरी मम्मी ने मुझे की थी, किसी तरह मैंने किसी के फ़ोन से लेके उनसे जो बात की थी, वो फ़ोन कॉल मुझे आज तक याद है। और वो इतनी ज़बरदस्त थी, उसमें यादगार क्या चीज़ है, क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि जब मैं कहीं गायब होता था, कुछ होता था, मेरे वालिदैन बड़ा पैनिक कर जाते थे कि ऑफ कोर्स औलाद जब आपसे राब्ते में नहीं होती इतने दिन तक तो पेरेंट्स का तो एक बड़ा बनता है पैनिक होना। मुझे आज तक याद है मेरी मम्मी बड़ी कॉन्फिडेंटली और बहुत ही कामनेस के साथ, बहुत ही पुरसुकून तरीके से मुझसे बात कर रहे थे और कह लिए कोई बात नहीं, तुम काम कर रहे हो और तुम वहाँ पर हो और ज़रूर अपना काम मुकम्मल करो और इन्जॉय करो। ज़ोप तो बड़ा खूबसूरत है, क्या पहाड़ है, बरसुरा है वहाँ, ये बहुत अच्छा मिलता है खाने के लिए, ज़रूर वो करना। और वो बात करने के बाद एक इतनी एनर्जी आपको मिलती है कि मुझे लग रहा था कि मैं मज़ीद 28 दिन वहाँ गुजार सकता हूँ। बिल्कुल जंगलात में, पहाड़ों में। मैं एक सीरियल शूट करने के लिए था, वे बैक तकरीबन कोई 10-12 साल पुरानी बात है। तो ये जो बातें होती हैं, ये जो तजुर्बात होते हैं, ये दिमाग में ही कभी रह जाते हैं। हम लोगों के पास, हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोगों के पास इस तरह की शो की अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने तजुर्बात आपसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी हम आपको देना चाहते हैं कि अगर आपकी कुछ इस तरह के तजुर्बात हो, कोई भी ऐसी बात हो जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, उसे प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। खवातीन और ज़ादी वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब वक्त हुआ जाता है हेल्थ एंड फिटनेस का। आज हम देखते हैं कि हमारी जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर है वो आपको और हम सबको क्या सिखा रही हैं। ओवर टू यू राबिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जिन राबिया और मैं हूँ जुम्बा इंस्ट्रक्टर और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ वर्कआउट, बॉडी का वर्कआउट, बॉडी वेट वर्कआउट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का वर्कआउट उन लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए, उन मर्द हजरात के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, जो जिम नहीं जा सकते, किसी वजह से वो जिम अफोर्ड नहीं कर पाते। आज हम वो वर्कआउट आपको बताएंगे जो आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप कर रहे होते हैं, आप वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो आप किसी ट्रेनर की निगरानी में ही करें, किसी की सुपरविजन में करें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि कोई इंजरी ना हो फ्यूचर में आपको। लेकिन अगर आप कोई ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नहीं चाहते कि कोई आप ट्रेनर आपके घर आए या आप कहीं जिम जाएँ कि किसी ट्रेनर के साथ करें, तो आप उसके लिए लाइटर वेट वर्कआउट, जो वेट्स होते हैं, डंबल्स होते हैं, आप वो लाइट वेट के साथ करें, 1 kg और 2 kg, इससे ज़्यादा नहीं।
हाँ, अगर आप किसी ट्रेनर के सुपरविजन में कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, तो आपका ट्रेनर को पता होगा कि आप कितना केजी लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जब हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हैं तो आपकी कोई इंजरी हो सकती है, कोई मसल आपका सोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका कोई स्ट्रेन आ सकता है बॉडी में। उसको अवॉइड करने के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लाइटर वेट करें। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना अपर बॉडी वर्कआउट। मज़ीद मेरे बारे में और मेरी ट्रेनिंग्स के बारे में आप जानने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे zin.rabia, फेसबुक पे भी zin.rabia। और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मैंने जो जितनी भी सर्टिफिकेशंस की हैं वो दुबई और मलेशिया से, मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ। आपको ज़ुम्बा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना वार्म अप, और हमें ज्वाइन किया है अलीज़ा आसिफ ने। हम आपको बताएंगे कि कोई भी वर्कआउट करने से पहले, किसी भी तरीके का वर्कआउट करने से पहले आपको ज़रूरी होता है वार्म अप। वार्म अप से आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और जो आपको हेल्प करता है बॉडी को मज़ीद आपके वर्कआउट में आपको हेल्प करता है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने लगती है। तो अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे और डायरेक्ट आप कोई भी वर्कआउट करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो साइंस भी यही कहती है और हमारी जर्नी भी यही कहती है, हम जितना हम वार्म अप करें और वर्कआउट के बाद हम जितना स्ट्रेचिंग करें, कूल डाउन करें, उतना हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे। आप बॉडी को हम वॉक करते रहेंगे। अगर आप घर पे हैं तो आप चेयर पे बैठ के भी ये वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप खड़े नहीं हो सकते, आप लिथार्जिक फील कर रहे हैं, सबसे पहले आपने आर्म्स को ऐसे रोल किया, अपने हैंड्स को, देन आपने वॉक करना स्टार्ट की। देखिए, मॉडिफिकेशन हर वर्कआउट में होती है। नॉर्मली वर्कआउट के लिए आपने मॉडिफिकेशन ये कर ली, लेकिन अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं वार्म अप, थोड़ी सी रनिंग 2 से 3 मिनट के लिए, दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा, उसके बाद आप नॉर्मली नीज लेफ्ट राइट, ये मिनिमम आपको 1 मिनट के लिए करना है। गुड जॉब। आफ्टर दिस अप डाउन, एक साथ करेंगे हम। एक राइट लेफ्ट। देखें, मैं वर्कआउट फास्ट कर रही हूँ, अलीज़ा आपको स्लो करके बता रही हैं ताकि हम आप दोनों को फॉलो कर सकें। कम ऑन, गुड जॉब अलीज़े। ओके, आफ्टर दिस ये आपका हो गया वार्म अप। आप आउट ऑफ ब्रेथ फील कर रहे होंगे जैसे हम फील कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपना अपर बॉडी वर्कआउट की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर्स। हमने लिए हैं वेट्स। मेरे पास है 1.5 kg वेट, अलीज़े ने पिक किया है 3 kg वेट। आप भी कर सकते हैं, आप 1 kg वेट भी ले सकते हैं, आप 4 kg वेट भी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ पे। जैसे जैसे आप वर्कआउट करते रहेंगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर का वर्कआउट। आप इस फॉर्म में जाएंगे, एल्बो आपकी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। और आप ज़्यादा नीचे भी नहीं करेंगे। जब आप वापस आएंगे तो आपका आर्म यहाँ तक आएगा, आपके शोल्डर तक। ज़्यादा नीचे नहीं जाना है हमने नॉर्मल जो हमारा पोस्चर है, फोकस हमारा शोल्डर होना चाहिए, हमारे शोल्डर के मसल्स का होना चाहिए, शोल्डर का फैट का होना चाहिए। आपने कोई भी वर्कआउट करना है, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो आप 10 to 12 रेपिटेशंस करेंगे। लाइक रेपिटेशन मीन्स आप उसको रिपीट करेंगे ऐसे 12 टाइम्स। हम स्टार्ट करते हैं। 12 रेपिटेशंस के बाद आपको 25 to 30 सेकेंड का रेस्ट ज़रूरी है। अगर आप अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे ड्यूरिंग द सेट्स तो आपकी बॉडी थक जाएगी, आपकी बॉडी को वो मसल जाके हिट नहीं करेगा, वो बॉडी पे वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो आप चाहते हैं। जिस तरह हमें रेस्ट की ज़रूरत है, ऐसे ही हमारी मसल्स, बॉडी के मसल्स को भी रेस्ट की ज़रूरत है। 30 सेकेंड्स होने के बाद आप दोबारा से यही वर्कआउट करेंगे। अगेन रेस्ट, और रेस्ट के बाद आप दोबारा से यही वर्कआउट करेंगे, लेकिन आप 3 सेट्स आप ज़रूरी हैं आपकी बॉडी को करने के लिए। 3 सेट्स करने के बाद आप दोबारा 25-30 सेकेंड रेस्ट देंगे और फिर आप अपना वर्कआउट चेंज करेंगे। सेकेंड वर्कआउट भी हम शोल्डर का ही कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म चेंज है।
ये भी आपके शोल्डर के मसल्स को ही हिट करेगा। इसे कहते हैं साइड रेजेस। आप साइड रेस, एल्बो आपका स्लाइटली बेंड होगा, अपना आर्म्स बिल्कुल अकड़ा के ऐसे वर्कआउट नहीं करना। आप हल्के से एल्बोज बेंड करेंगे और बिल्कुल आप ज़्यादा आगे भी नहीं जाएंगे ना ज़्यादा पीछे जाएंगे, आप साइड टू साइड करेंगे, बिल्कुल हल्का सा आगे ऐसे। आप मुझे देख सकते हैं, बहुत इजी वर्कआउट है। ये आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं और आप खड़े होके भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ। ये आपने 12 टाइम्स किया। 12 टाइम्स करने के बाद आपने बॉडी को अगेन 30 सेकेंड का दिया रेस्ट। थैंक यू। 30 सेकेंड के रेस्ट के बीच में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें, अगर आप दोनों आर्म्स को एक साथ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो आप ट्राई करें सिंगल। सेम चीज़ लेफ्ट पे। बहुत ज़्यादा बॉडी को झूलना नहीं है, यूं नहीं करना, नॉर्मल स्ट्रेट बॉडी खड़े होकर आप वर्कआउट करें, इंजॉय करें। बहुत ज़्यादा आप जितना अपने आप को फील करेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर सकती, मैं थकी हुई हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप डेली 2 वर्कआउट वार्म अप के बाद सिर्फ शोल्डर का वर्कआउट कर लें। डेली ज़रूरी नहीं है हम आपको सारा वर्कआउट बता रही हैं आप एक ही सब सारा दिन एक ही में कर लें। आप अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू करें। ये मैं उन ख़वातीन को पहली तौर पे बताना चाहूँगी जो घर में होती हैं, जो किचन के काम करके थक जाती हैं और वो अब अपनी फ़िटनेस फील नहीं करती, अपने को फिट फील नहीं करती। वो समझती हैं हमारे पास एक ही काम रह गया है कि हम सारा दिन खाना पकाएं या बच्चों को संभालें, हमारी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। जब वो फिटनेस की तरफ आएंगी और जिमिंग की तरफ आएंगी, अपने आप को फिट रखेंगी, तो बहुत ही हैप्पी और रिलैक्स फील करेंगी, आई एम श्योर। हमने जो आपको सेट बताए, ये वाला वर्कआउट आपने 3 टाइम्स करना है, फिर 25 टू 30 मिनट सेकेंड्स का रेस्ट देना है अपने आप को, और सेकेंड रेस्ट देंगे आपने 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। तो ये हमारा हो गया शोल्डर वर्कआउट। अब हम जा रहे हैं बैक वर्कआउट की तरफ। तो हमने आपको बताई 2 वर्कआउट आज शोल्डर के, अब हम आपको बताएंगे बैक का वर्कआउट। बैक का वर्कआउट ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इशू होता है कि उनके फैट ज़्यादा होता है बैक पे और बॉडी जो है वो फ्लैबी हो जाती है और फैट जो है वो लटकने लग जाता है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वेट का यूज़ आप कर सकते हैं, और वेट के साथ आप सिंपली जो वर्कआउट हम आपको बता रहे हैं वो हैं 2 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले आप करेंगे लिफ्ट, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे और अप। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप कोई भी चीज़ झुकाने, वैसे भी आप कोई चीज़ उठाने के लिए ऐसे उठते हैं, आप पूरा नीचे जाते हैं और उठते हैं। सेम चीज़ आपने करनी है कि आपने अपनी नीज को ज़्यादा बैंड नहीं करना, आप अपनी बॉडी का अपर बॉडी पार्ट यूज़ कर रहे हैं, आप ज़्यादा नीचे जाएँ ही नहीं। नॉर्मली भी आप घर में अगर आपकी कोई चीज़ गिर जाती है, आप कोशिश किया करें कि आप नीज को ज़्यादा बैंड ना करें, आप अपनी अपर बॉडी से यूज चीज़ को उठाया करें ताकि आपका अपर बॉडी ज़्यादा यूज़ हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। डंबल को आपने नॉर्मल फॉर्म में रखा, ज़्यादा डंबल यूँ नहीं जाएगा, ज़्यादा डंबल चिपका हुआ नहीं होगा, डंबल फ्रंट पे होगा, ठीक है। आपके टोज से इंक्लाइन होगा, जैसे आपके टोज बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं करना है। आपके दोनों जो है वो फीट के दरमियान 1 फुट का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। डाउन अप डाउन। जैसे आप अप आएँ तो आप थोड़ा सा अपना कोर टाइट करने की कोशिश करें, आपकी पूरी होल बॉडी आपकी इन्वॉल्व हो। स्टार्ट 3 अप, 4 5 6, don't bend your knees too much, 7 8 9 10, 2 more, 11 12। थैंक यू। आप फिर रेस्ट करेंगे 30 सेकेंड, बॉडी को रेस्ट देंगे। बैक आपका जब आप नीचे जा रहे हैं, आपका पूरा आर्म नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। जब आप बैक होंगे, शोल्डर बिल्कुल बैक लेकर आएँ, तो आपका जो है वो आर्म ये पोर्शन जो है आपका स्ट्रेचिंग फील करेगा। और अगर आप कोई भी वर्कआउट के बाद अगर आपको किसी भी किस्म का पेन महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी ने वर्क करना, आपके मसल ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया और आपका फैट बर्न हो रहा है। तो ऐसा नहीं है आपने पहले दिन वर्कआउट किया हमसे कल नहीं हो रहा, चलिए आप 1 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आप उसके फॉर्म बस को छोड़िएगा नहीं, वरना वेट आपका दोबारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हम आपको बताना चाह रहे हैं अपना बैक का वर्कआउट जो सही फॉर्म है। नीज टू मच बैंड नहीं होगी, बैक आपकी स्ट्रेट होगी और आप स्लाइटली आपकी बैक जो होगी वो बैंड होगी। बैक एल्बो बाहर की तरफ नहीं खोलना, जैसे हम आपको पहले की तरह पहले बताया था।
12 टाइम्स आपने रेपिटेशंस करनी है। आप अपने आप को यूं करके मुंह नहीं उठाएंगे, बिल्कुल आपकी जो बैकबोन होगी वो स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइक दिस। 12 आपने इसके रेपिटेशंस के बाद आपने करना है 30 सेकेंड का रेस्ट। मैं बार बार रेस्ट पे इसलिए आपको एम्फेसाइज कर रही हूँ ताकि रेस्ट हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं टाइम कम है, जल्दी जल्दी वर्कआउट करो और रेस्ट नहीं करते, तो वो आपका इंजरी की तरफ जा सकता है। तो आज हमने आपको बताया है अपर बॉडी का वर्कआउट, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा एंड आई होप कि आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये जिन राबिया का आपसे प्रॉमिस है, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वर्कआउट के साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है हुस्न दुबाला का, और हमारे साथ हैं बहुत ही हसीन और दिल फरेब हिना अनीस। अस्सलाम हिना, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। हिना, बेतहाशा लोगों के सवाल आए हुए हैं, बेतहाशा क्वेश्चन है, और ऑफ कोर्स ऑडियंस से बहुत माजरत के साथ कि ऑफ कोर्स हमारा जब भी कोई सेगमेंट होता है किसी भी एक्सपर्ट के साथ, उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, और जो एक्सपर्ट आते हैं वो अपने एक कोई रेमेडी लेकर आते हैं आप लोगों की बेहतरी के लिए, तो वो उस रेमेडी को टाइम देने के चक्कर में आपके जो सवालात होते हैं वो कभी कभार मिस हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो उसको मिक्स एंड मैच करके हम थोड़ा बहुत कर लें। अच्छा, एक हुमा ने हमसे सवाल किया है, जो लड़कियां बहुत वीक होती हैं उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। हुमा की बेटी है तकरीबन 13.5 तकरीबन 14 ईयर्स की टीनेजर है, और उनके बाल एकदम से बहुत कम होना शुरू हो गए और ज़्यादा वीक है। कहती है कद निकाला है, क्या ये वजह है? 5'7" बिल्कुल वजह है। एक्चुअली ये होता है कि कभी कभार वीक होना, बालों का गिरना या ना गिरने से वीक होने का कोई ताल्लुक नहीं है। आप अचानक तो वीक नहीं हो गए, या यही बात है कि प्यूबरिटी की एज होती है, लड़के या लड़कियां टीन एज के बाद उस अडल्टहुड की एज में जा रहे होते हैं, जो बीच का हिस्सा होता है प्यूबरिटी का एज का, उसमें अक्सर बाल गिरते हैं। अब क्यों गिरते हैं? बहुत सारे रीज़न होते हैं। रीज़न नंबर 1, हार्मोनल चेंजेस बच्चों की बॉडी में आ रहे होते हैं, जिन्हें अक्सर बच्चे मेंटली एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ वेरी मच कॉमन इन एवरी टीनेजर, क्योंकि आजकल कितना जंक फूड का रिवाज आ गया है। आप देखें कि आधा बर्गर या एक पीस ऑफ फ्राइड चिकन में कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता। तो जो आयरन, बायोटिन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई की बालों में इतनी कमी हो जाती है, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम सब खत्म हो जाता है, तो बच्चों के तो बाल गिरेंगे। आखिर बच्चों की ग्रोथ तो ऐसी होती है कि इतनी अच्छी ग्रोथ होती है और बच्चों के बाल तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन टीन एज में बच्चों के बाल गिरते हैं। अच्छा, फातिमा ने एक बहुत ही फ़नी, मुझे थोड़ा सा इस तरह की चीज़ें फ़नी और क्यूट भी लगती हैं, क्योंकि मेरा बेटा है 4.5 साल का, लेकिन उसकी नाखून खाने की आदत नहीं जा रही। वेरी क्यूट। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सिर्फ इनके बच्चों की बात नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे आते हैं पेरेंट्स। इनफैक्ट मैंने तो बड़ों में भी आदतें देखी। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपके पेट में, इंटेस्टाइन में वॉर्म्स हैं, आप उसको चेक करवाएं। टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट करवाएं, स्टूल टेस्ट करवाएं, स्टूल DR करवाएं, तो एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि ये है। दूसरा, आयरन की डेफिशिएंसी। जिन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है वो भी अक्सर नाखून चबाते हुए ही पाए गए, क्योंकि जब आपकी बॉडी में आयरन कम होगा तो और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे सही तरीके से, तो आपकी बॉडी नरिश नहीं हो रही, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसी हैबिट ले लेते हैं कि जो उसको रिप्लेस करे, आपके उस एरा को रिप्लेस करे। तो ये दोनों चीज़ें चेक करवाएं, आयरन और स्टूल DR करवाएं, तो पता चल जाएगा। अच्छा, अलमास साहिबा ने हमें कराची से ही मैसेज किया है। उन्होंने कहा है कि उनके अभी माशाल्लाह शी इज़ 28 ईयर्स ओल्ड, उनके यहाँ ट्विन्स हुए हैं IVF के थ्रू, और कहनी मेरी जो उनकी जो ब्यूटी है, मेरे बाल, चेहरा, स्किन वो वैसे रहे नहीं जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे। बच्चे मेरे तकरीबन 2.5 साल के हो गए हैं, लेकिन मेरी ब्यूटी पहले जैसी नहीं हुई। इसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद जब औरतें अचानक बच्चा डिलीवर करती हैं, एक तो अपना ख्याल वैसे ही नहीं रख रही होती, फिर वही बात है आपकी बॉडी में इतनी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसका आपकी स्किन पे असर आता है। पिछले प्रोग्राम्स में अक्सर मैंने बात की हुई थी कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से औरतों के बाल भी गिरते हैं, स्किन पे ब्लैक पैचेस भी आते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी, क्योंकि एक बच्चे को जब माँ जन्म देती है ना तो उसकी जिस्म से उसकी 10 साल की एनर्जी बाहर आ जाती है, उसको वो एनर्जी दोबारा रिटेन करनी होती है। तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लैक पैचेस इस तरीके से पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, सैगी होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगा आपकी बॉडी पे, तो ऑब्वियसली रिंकल्स भी आ जाएंगी और आपकी हेल्थ नहीं रहेगी। हमारे पास आएँ, हम आपका अच्छा डाइट प्लान बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे एस्थेटिक थेरेपीज़ आजकल आ गई हैं, मॉमी मेकओवर आ गया है, मॉमी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, इस तरह के डिफरेंट पूरे एक कहते हैं ना कि मदरहुड को बहुत इंजॉय करना चाहिए। हमने अपनी हेल्थ और ब्यूटी का दोनों का ख्याल रखें ना। हमारे पास एक कॉलर है सफ़िया फ्रॉम लाहौर, उनसे बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सफ़िया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? हमारे साथ है ना, क्या ठीक कह है, रहे हैं? शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। मेरा ना घुटनों का बहुत मसला, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या इसलिए मैं बात कर रही हूँ। मेरा क्या ना आपकी क्या एज है, क्या उम्र है आपकी सफ़िया? मेरी 60 साल उम्र है ते 110 किलो मेरा वजन है ते मेरे घुटनों में बहुत मसला है। मैं डॉक्टर ने जवाब दे दिता, वो कहते ऑपरेशन कराओ। मेरी इन्नी तो सहूलियत नहीं है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है कि जरा मैं इलाज करवा लूँ या मैं कोई, मैंने बड़ी तकलीफ है। शोहर मेरा भी बीमार है, मैं उसको उन्हें भी सामना होता है, मैं उन्हें भी देखभाल करनी होती है, इसलिए मेरा ठीक है सफ़िया साहबा, आप हमारे साथ रहिए। हम आपको ऑन एयर आपको है ना इसका जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए जी। अच्छा, ऐसा है कि देखें इस एज में फिर वज़न का बढ़ जाना तो घुटनों पे अक्सर इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा कि वो तो दर्द करेंगे। अब इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लोग कहते हैं ना कि इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। डायबिटीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से भी हुआ है। तो दो बहुत आसान सी रेमेडी आपको बता रही हूँ सफ़िया साहिबा। सबसे पहले तो गंदम का आटा बन करके जौ का आटा खाना शुरू करें, और जौ के आटे में आपने मिलानी है अलसी के बीज का पाउडर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर 1 किलो जौ का आटा लिया है तो 1 पाव अलसी के बीज का पाउडर आप उसमें मिलाएंगे, इसकी रोटी बनाएंगी, गर्म पानी से गूंदेंगी और इसको खाएंगी। तो जो गंदम की वजह से भी अक्सर वीट एलर्जी होती है, लोग सालों से ज़िंदगी गुजार देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि इस वजह से भी उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपकी गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है, आप एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। सीलिएक एसिड नाम की एक डिजीज़ होती है, तो वो आपको इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देती है आपकी बॉडी में। दूसरा नंबर एक रेमेडी बता रही हूँ, फूल मखाने होते हैं, सफ़ेद मखाने आते हैं, ठीक है, वो और गूंद कतीरा। फूल मखानों को तो आप वैसे ही रोस्ट करके अपने स्नैक की तरह शाम में सुबह वैसे भी खा सकती हैं। फूल मखाने का पाउडर ले लें, 1 टेबल स्पून आपने गूंद कतीरा ले लिया, दोनों को पीस के रख लिया। आपकी हस्बे हैसियत जैसे भी आप अफोर्ड कर सकती हैं, उसमें कोई भी एक ड्राई फ्रूट मिला लिया। ये तीनों का एक पाउडर बनने के बाद आपने रोज़ 1 ग्लास नीम गर्म दूध में इसको डालना है, इसको हिलाना है, इसके ऊपर 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च ज़रूर डालनी है और इसको रोज़ पीना है 1 माह तक। इंशाल्लाह ताला आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा है ना, ये मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहती हूँ कि कुछ ख़वातीन होती है, हजरात भी होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कम करना उनके लिए मुश्किल होता है और घुटने बहुत तेज़ी से आपके ख़राब होना शुरू होते हैं। आपको लगता है कि लाइपोसक्शन का जो प्रोसेस है जिसमें जिस्म से फैट निकाल देते हैं वो बेनिफिट करेगा? देखिए बिल्कुल करता है। एस्थेटिक्स के जितने भी और सर्जिकल और नॉन सर्जिकल जो भी प्रोसीजर्स बने हुए हैं वो प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ। अगर मेरे पास कोई 75 से लेके 90 kgs तक का भी बंदा आता है, मैं उसको लाइपोसक्शन कभी भी रेफ़र नहीं करूँगी अनटिल एंड अनलेस वो 130 kg प्लस होगा, ठीक है ना। और उसकी बॉडी टाइप क्या है, उसकी क्या ओवरऑल ओबेसिटी है, तो लाइपोसक्शन के कितने बैचेस उस पर होंगे ये भी हमें देखना होता है। हम पूरी ग्राफ्टिंग करते हैं बॉडी की, ठीक है, ये कंसल्टेशन के बाद होता है। लेकिन कोई भी प्रोसीजर बुरा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ असफर, कोई भी प्रोसीजर जब तक काम नहीं करेगा, चाहे वो सर्जिकल हो, वो एस्थेटिक हो, वो इन्वेजिव हो या नॉन इन्वेजिव हो,
जब तक आपने अपनी डाइटरी हैबिट ठीक नहीं बिल्कुल करी। सही कह रही हैं। लाइपोसक्शन के बाद भी यू आर नॉट एट ऑल अलाउड टू ईट बेकरी, पिज्ज़ा, पेस्ट्रीज और ये सारी चीज़ें एवरी डे। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं 100% इस बात को मानता हूँ कि आपको अपनी आई थिंक डाइट जो है वो सबसे बिल्कुल पहले सही करनी आपको अपना चाहिए। मेंटल फोकस लाना है कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। आपका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, आपका डाइटिशियन लाइपोसक्शन के ड्यूरिंग भी आपके साथ डेली कांटेक्ट में होता है। Okay. ठीक है, उसके बाद 6 महीने तक कांटेक्ट में होता है और आपको अपने डाइटिशियन की परमिशन के बगैर एक एप्पल भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं, मैं गैस्ट्रिक पिल, सॉल्युबल गैस्ट्रिक पिल्स होती हैं जो कि हम बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट आया हुआ है, तो वो हम एक छोटी सी पिल होती है वो हम पेशेंट को खिला देते हैं, वो पेट में जाके खुद फूलती है। 6 हफ्ते तक वो आपके पेट में रहती है और 6 हफ्ते के बाद वो खुद ही रिलीज़ आउट हो जाती है। उसकी कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पेशेंट हमारी ऑब्जर्वेशन में होता है, हमारे क्लिनिक्स में हम खुद ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर डाइट प्लान नहीं होगा तो वो प्रोसीजर भी किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर बिल्कुल है। तो एहतियात मेरे ख्याल से पहले ही शुरू करनी चाहिए। शुरू अच्छा, करनी। मिसेस अब्दुल्ला ने एक किया है, अब है ना, हमें ये आपको ना, पता है ना मैसेजेस शामिल करने पड़ते हैं, लेकिन खवातीन और हज़रात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हिना अनीस हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाएगा, मिलता है हमसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हुसन दोबाला इस वक्त आप देख रहे हैं। हिना अनीस हमारे साथ मौजूद है। हिना, मिसेस अब्दुल्ला का मैसेज है फ्रॉम इस्लामाबाद। उनकी हाइट है तकरीबन 5 फुट 6 इंच, उम्र है 28 साल, वेट इनका है तकरीबन 120 केजी तक। ठीक है। कह रही है मैं दिखने में तो स्लिम ही लगती हूँ, लेकिन मेरा पेट हर वक्त बाहर और फूला रहता है। इनकी शादी नहीं हुई है। अच्छा, देखें, अभी आपने जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया ना कि लाइपोसक्शन किसके लिए है, तो ऐसे बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स आ चुके हैं एस्थेटिक्स में। हम टमी टक करते हैं विद लिटिल बिट ऑफ लाइपोसक्शन कि कितना लीटर हमको फैट पेट से निकालना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास डॉक्टर्स की, सर्जन्स की पूरी टीम है जो कि टर्किश डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद में भी अवेलेबल हैं, तो वो ये प्रोसीजर करते हैं बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में। लेकिन आपकी कंसल्टेशन, जैसे मैंने कहा, ग्राफ्टिंग बॉडी की वो प्रॉपर हुई भी होनी चाहिए। और यहाँ इस एरिया को अगर सिर्फ पेट को टारगेट करना है तो यस, डाइट प्लान आपके प्रोसीजर होने से तकरीबन 2 महीना या 1.5 महीना पहले, 6 हफ्ते पहले हम डाइट प्लान स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि हमें पेशेंट की हैबिट बनानी होती है और हमें भी पता चल जाए कि पेशेंट की बॉडी को हमारा प्रोसीजर सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये 6 वीक पहले से प्रोटोकॉल होता है, हमारा डाइट का प्रोसीजर होता है, और फिर 3 मंथ तक डाइट का प्रोटोकॉल होता है आगे। तो ये पूरा अगर आप देखें तो 5 मंथ्स का प्रोसीजर होगा, लेकिन पेशेंट की लाइपोसक्शन भी हो जाएगी, टमी टक भी हो जाएगा, और जितने इनको अगर स्किन टाइटनिंग के, लिफ्टिंग के प्रोसीजर चाहिए तो वो भी हो जाएंगे। ऑलराइट। अच्छा, हमें मिसेस वहीद फ्रॉम कोयटा ने कहा है कि इनके 3 से 4 मिस कैरेजेस हो चुके हैं। इनकी शादी को तकरीबन 6 साल का अरसा हो चुका है। अच्छा, अब देखिए, इसमें भी लैब टेस्ट हम पहले करवाते हैं, रूल आउट करवाते हैं आपकी बॉडी में क्या है। कुछ लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, प्रोलैक्टिन नाम की एक हार्मोन होता है वो तो हाई नहीं हुआ। आपके HCG लेवल्स हम देख रहे होते हैं कि यहाँ तो या हाई या बहुत ज़्यादा लो तो नहीं है, तो इसको हम बैलेंस कैसे करें। फिर ऐसी डाइट है, हम डाइट भी देते हैं और पेशेंट को इंजेक्टेबल भी करते हैं, जैसे मैंने अभी HCG कहा, तो वो हमारे पेल्विक फ्लोर को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़, हम जब वेलनेस सेंटर में काम करते हैं ना, तो हमारे साथ सर्जन्स भी होते हैं, हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट भी होती हैं, हमारे साथ एक पूरा पैनल होता है पूरा एक डॉक्टर्स का, पैनल होता 360 है, डिग्री कवरेज है बिल्कुल। पूरी। तो हमारे वेलनेस कॉन्सेप्ट में हम पेशेंट को फुल्ली केटर कर रहे होते हैं, उसकी हर प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं। कभी भी उसको ये नहीं कहते कि आप जाके बाहर से ये काम करवा लें। ठीक है, ऑलराइट। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, कोयटा से बात करें मिसेज वहीद। जी मिसेस वहीद। सर, ये डॉक्टर साहिबा से पूछना है कि हिरनिया है, उससे वेट लूज नहीं हो रहा है, हिरनियों की वजह से वेट लूज नहीं हो रहा है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? हेलो,
हेलो। हिरनिया हिरनिया सर। हर्निया हर्निया है, की वजह ठीक से, है, ओके, ठीक है। ठीक। अच्छा, ऐसा है कि हर्निया को हम ऑपरेट कर कर ही, ये एक गांठ होती है, एक गुठली होती है, एक एक्स्ट्रा मसल, एक टाइप की चीज़ होती है जो आपके एम्बेलिकल कॉर्ड के पीछे अंदर की तरफ होती है। तो इसको जब आप सर्जरी करके हट, क्योंकि ये बढ़ती जाती है जिसकी वजह से पेट फूला फूला और बाहर नज़र आता है पेशेंट का। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई हुई है तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को तो ये आपके जब बच्चा डिलीवर होता है उसके साथ ही अक्सर औरतों की रिमूव कर देती हैं। अदरवाइज़ इसका एक छोटी सी सर्जिकल प्रोसेस होता है, वो आपको लाजमी करवाना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि येस, आई एम अ डॉक्टर ऑफ ऑल्टरनेट मेडिसिन, बट जहाँ आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है वो तो आपको करनी है। क्योंकि वो क्यों रिक्वायरमेंट आई? क्योंकि अपने आप को आपने बहुत अरसे से इग्नोर किया हुआ है। अब आप इस पॉइंट पर आ गए हैं कि आपको तो अब ये प्रोसीजर तो करवाना पड़ेगा। अगर जब वो पहला सिग्नल आता है आपकी बॉडी में, वो कहते हैं ना कि पहले से ही अपने आप को रोक लो, प्रिकॉशंस ले लो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लो, तो बहुत सारी चीज़ों से जो आने वाली हैं कुछ अरसे में, कुछ सालों में, कुछ दिनों में, उससे बच जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा हमने एक इन्वेंट भी किया है। आपके डीएनए एज टेस्टिंग, आपके बायोलॉजिकल एज टेस्टिंग भी हमारे पास होती है। हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसके ब्लड सैंपल्स लेके उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और उसकी जेनेटिक एज बताते हैं, उसकी बायोलॉजिकल एज बताते हैं और ये बताते हैं कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में उसको कौन कौन सी बीमारियों से वो गुजर सकता है। तो वो आज से ही अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले, अपनी डाइट चेंज कर ले, जो हैबिट्स अनहेल्दी उसके पास हैं उससे रुक जाए। सप्लीमेंट्स देते हैं हम उसको कि उसकी बॉडी के वो ऑर्गन सपोर्टिव हो जाएं और फिर जब हम कुछ 6 महीने बाद दोबारा टेस्ट करते हैं तो वो जो भी इंसान होता है वो एंटी एजिंग के उस फेज पे आ चुका होता है, यानी उसकी एज रिवर्स हो चुकी होती है। हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस तारिक फ्रॉम लाहौर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस तारिक, जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? हमारे साथ हिना अनी से क्या कहना चाहेंगी? जी जी, मुझे अपनी बेटी के मुतालिक कुछ पूछना है। जी जी, मेरी बेटी की उम्र 22 साल है, उसके ना मतलब नॉर्मल वेट में है, वो पीएस कर रही है, लेकिन उसके जॉइंट्स में ऑफ एंड ऑन वो उलझन शुरू हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई। कि उसका बस ये होता है कि मुझे बहुत उलझन होती है, ताकि वो सोई हुई भी जाग जाती है। अच्छा, तो दर्द मुझे उसके आप कह रही हैं लिए कि क्या जॉइंट्स में करना मिसेस तारिक उनकी जॉइंट्स में दर्द होता है, आप कह रही हैं? दर्द नहीं, एक उलझन थी, मतलब डिस्कम्फर्ट टाइप में तरह का Discomfort, होता है। okay, दर्द नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। सारे बॉडी जॉइंट्स में, स्पेशली रिस्ट में और टांगों में और इस तरह से। अच्छा, इतना दर्द होता है कि वो और नींद से उसको जाती है। लेकिन छोटे बचपन में रिकेट्स भी डायग्नोज हुआ था उसका। क्या डायग्नोज? क्या डायग्नोज हुआ था? रिकेट्स। रिकेट, ठीक है, हो सकता जी है। जी, तो आप लेकिन मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया था, उसके बाद भी तब उसको प्रॉब्लम है। ठीक है। अब ये देखें, रिकेट भुरभुरेपन की हड्डियों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ इस तरह की डेफिशिएंसी के साथ पैदा होते हैं कि वो बचपन से ही उनको रिकेट नाम की एक बीमारी होती है। उन बच्चों की हड्डियां टूटती भी जल्दी हैं, भुरभुरी रहती हैं और हो सकता है अब इस एज में आके इनके बच्चे के ऑटो इम्यून सिस्टम ने उनके सिस्टम पे अटैक किया हो। तो ये एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक टेस्ट होता है, RA टेस्ट, यह आप अपने बच्चे का ज़रूर करवाएं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे के ऑटो इम्यून सिस्टम ने तो दोबारा उसके डिफेंसिव सिस्टम को अटैक नहीं किया हुआ। तो क्योंकि ये जो डिस्कम्फर्ट उसे फील होता है ना पूरी बॉडी में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, अगर हम नॉर्मल लोगों को भी होगा जब हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होंगे, तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ज़रूर टेस्ट करवाएं और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दें। वीकली 2 लेग IU का सप्लीमेंट एक अपने बेटे को ज़रूर दें। अच्छा, आज हम कर क्या रहे हैं वैसे? आज हम बना रहे हैं हेयर फॉल की एक रेमेडी इजी सी, क्योंकि ये जो सीज़न आ रहा है ना, हाई ह्यूमिड सीज़न, और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ जहाँ इस वक्त पूरी दुनिया में मॉनसून का सीज़न है, वहाँ बाल गिर रहे हैं सबके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, सबको देखने वालों को ये बता दूँ कि इस वक्त टेलिजेंट फेस है, आप सबका टेलिजेंट फेस वो फेस होता है हमारे बालों का जिसमें बाल रेस्ट करते हैं और जो भी डेड और ड्राई होते हैं वो तमाम बाल गिर जाते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लोग गंजे हो जाएंगे और 1 महीने बाद आप लोगों के सबकी कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। इसको भी ट्रीट करते हैं ताकि नया हेयर ग्रोथ अच्छा और स्ट्रॉन्ग आए। बहुत आसान सी रेमेडी है, छोटी सी रेमेडी है। 1 प्याज ले लेंगे हम,
कोई भी सफ़ेद हो, पिंक हो, कोई भी हो हम ले सकते हैं। सफ़ेद वाली ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती, मुझे मिली नहीं। तो एक ले लेंगे। इसमें हम तकरीबन 1 इंच का बड़ा टुकड़ा जिंजर ले लेंगे, ठीक है ना। और ये 2 गार्लिक के पीस हैं, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि मुझे इसका ना थोड़ा सा सीरम टाइप बनाना है। और विटामिन ई ऑयल है ये, जब मैं इसको ब्लेंड करके निकाल लूँगी उसके बाद मैंने विटामिन ई ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालने ऊपर से। पहले मैं इसका सीरम बना लूँ, हमारे पास टाइम है। जी जी, हमारे साथ एक कॉलर भी है, पहले उनसे आप ले लें, कॉलर ले लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है फौजिया फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप क्या कहना चाहेंगी? हिना हमारे साथ है जी। मुझे अपना मुताबिक बताया, मेरी उम्र है 35 साल और मेरी वेट है 80 है और जी, और मुझे बच्चे भी नहीं हो रहे। ओके। और आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 18 साल। 18 साल हो चुके। उम्र कितनी है इनकी? 35। अच्छा, देखिए। कहीं 35 बता रहे, कोई 30 बता रहा है, बस मुकम्मल पता नहीं है। अच्छा, सो नाइस। और आप कहाँ से बात कर रही हैं? बिल्कुल भी मुझे बहुत मैं सब कुछ इस्तेमाल करती हूँ, ना मैं चावल खाती हूँ, ना मैं रोटी खाती हूँ रात का। कोई टेस्ट करवाए हुए इन्होंने? आपने भी कोई टेस्ट करवाए हैं? नहीं। कोई टेस्ट नहीं करवाए। आप हार्मोन के टेस्ट करवाएं, प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाएं, क्योंकि इस एज पे आके अगर आपकी डाइट भी अच्छी है, आपको कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो बॉडी में बहुत ज़्यादा। या तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट का शुगर का टेस्ट करवाएं एक, और एक प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाएं। ये दोनों टेस्ट करवाएं ताकि कुछ हम इस बात को इन्वेस्टिगेट तो कर सकें ना कि क्या वजह है। क्योंकि अब 35 एज हो रही है, एक औरत की जो कंसीव करने की अच्छी कैपेसिटी होती है वो इन बिटवीन होती है 25 से लेके 30 तक। वो बहुत अच्छी, बहुत इजीली कंसीव कर लेती है। ओवर द 30 एज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 35 तक भी औरतें फर्स्ट टाइम कंसीव भी आराम से कर लेती हैं। तो ज़रूरी है कि ये टेस्ट करवाएं ताकि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकें कि क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा जी। अच्छा, अब मैं इसको ब्लेंड करें। ये देखें, ये बहुत आसानी से ब्लेंड हो गया। अब मेरे पास इस वक्त यहाँ पे कोई ऐसा छन्नी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। आप लोगों ने घर में क्या करना है कि इसको जो छन्नी होती है या मलमल का कपड़ा होता है, म्यूसलिन क्लॉथ होता है, किसी से भी आप इसको छान लेंगी तो ये जो गूदा है ना, ये आपके पास नहीं आएगा, सिर्फ इसका नेक्टर आ जाएगा, इसका अर्क आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसके अर्क काम का है। इसका अर्क में आप मिलाएंगी 7 से 8 ड्रॉप ऑफ विटामिन ई ऑयल, ठीक है, ताकि अगर किसी को भी इरिटेट हो रहा है तो ना हो। ये मिला के इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसके अर्क को लगाना कैसे है, ये बहुत पॉइंट की बात है। हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, बाल धुले हुए नहीं है, मैले हैं, मट्टी वाले हैं, कुछ भी है, बस हमने लगा लिया, असर कुछ नहीं हुआ और बाल गिरा, और फिर हमने फ़ोन करके डॉक्टर से कहा डॉक्टर मेरे तो बाल बहुत गिर गए। आपने करना है, शैम्पू करना है, हल्का सा नीचे कंडीशनर करना है ताकि बाल और उलझे ना, हल्का सा करना है। आपकी स्कल्प बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए। इस तरह का डर्मा रोलर आजकल मार्केट में आपको ऑनलाइन कहीं पर भी अच्छे बड़े सुपर स्टोर पे आराम से मिल जाता है, क्वालिटी होती है इसकी। मैं ये भी नहीं कहती कि बहुत सुपर हाई क्वालिटी का आप यूज़ करें, क्योंकि आपको घर पे यूज़ करना है। हमारे क्लिनिक पर आएंगे तो हमारे पास तो इंजेक्टेबल गन्स भी होती हैं, हमारे पास तो डॉक्टर पेन्स भी होते हैं और लेज़र गन्स भी होती हैं, लेकिन ये घर पे इस्तेमाल करने का है। छोटी छोटी सी इतनी नीडल्स हैं इस पर कि चुभेंगी भी नहीं, ये ईजीली हो जाता है। बहुत एग्रेसिवली करेंगे तो रेड होगा, हल्का हल्का करेंगे तो रेड नहीं होगा। आपने अपने बालों की जड़ों में इस तरह मांग बनानी है, एक एक मांग बना के इसके 3 दफ़ा ऐसे 1 2 3 स्ट्रोक्स करने हैं। एक कॉटन रखनी है अपने पास, कॉटन बॉल में आपने ये अर्क लिया और उस स्ट्रोक के ऊपर ऐसे टैप कर दिया, दैट्स इट। कुछ टिंगलिंग होगी, कुछ टिंगलिंग, हल्की हल्की सी टिंगलिंग होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें विटामिन ई ऑयल डाल दिया है, एसेंशियल ऑयल, जिससे सूदिंग भी होती रहेगी और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसे स्ट्रोक्स आपने बना के
3 दफ़ा रोल करेंगे और इसको एब्जॉर्ब करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके जो नई हेयर ग्रोथ है वो बहुत जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाएगी। तो हेयर फॉल भी रुकेगा, न्यू हेयर ग्रो भी बहुत अच्छा करेगा और आपका स्कैल्प और हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी हो जाएगा, फुल हो जाएगा, क्योंकि ये तो चैलेंजिंग पीरियड है, इसने तो गिरने ही गिरने हैं। आप परेशान ना हो, नए बाल अच्छे आएंगे। थैंक यू वेरी मच हिना, बहुत बहुत so much, शुक्रिया। Asfar. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारी किचन क्वीन हमारे साथ मौजूद है और हमारे किचन किंग भी मौजूद है। बिल्कुल। क्या बना रही हैं आज आप? आज जो है वो हमने कहा थोड़ा सा आपको खुश किया जाए, तो आपकी फेवरेट चीज़ बना रहे हैं। पेनी पास्ता। हाँ, पेनी पास्ता, वेरी नाइस। और रेड सॉस, क्रीमी रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन चिकन नहीं डालेंगे उसमें। क्यों? देखिए उसमें जाएगा कैसे आएगा? फ्लेवर आएगा, फ्लेवर वही तो चीज़ आपने क्रिएट करनी है कि आप वेजीज के साथ भी आप फ्लेवर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चिकन ऐड करना चाहें तो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो है असल टैलेंट तो यही है कि बगैर चिकन की टेस्ट ला के दिखाया ऑफ कोर्स। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप क्योंकि इट्स एन इटालियन क्यूजीन, उसके अंदर ज़्यादातर मीट नहीं भी होता। नहीं होता, बिल्कुल ऑब्वियसली। चीज़ और मशरूम और ऑलिव्स, इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा खेलता। तो हम लोग का माइंडसेट ऐसा है कि भाई चिकन नहीं है तो फ्लेवर ही नहीं है। जैसे अब हमारे यहाँ कुछ लोग भी हैं, वो कहते हैं मीट नहीं है, चिकन नहीं है, फ्लेवर नहीं मज़ा है। आता है ना, पाकिस्तानी। हम है पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। हाँ? वाह वाह वाह, ये बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करें? प्लीज स्टार्ट करें। हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पास्ता जो है वो बॉईल कर लिया था। बॉईल किस तरीके से किया कि पानी को मैंने बॉईल कर लिया, उसके अंदर मैंने 1 से 2 टीस्पून जो है वो नमक शामिल करा था ताकि नमक का फ्लेवर आ जाए। पास्ता मैंने यहाँ पे पेने पास्ता लिया है, ठीक है, और इसको जब पानी में जोश आ गया, बॉयल आ गया, तो फिर उसके बाद मैंने ये पास्ता उसके अंदर शामिल करा। जब ये मैंने चेक किया कि डन हो गया है बिल्कुल ही, तो उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन करा, यानी कि छान लिया। छानने के बाद मैंने इसके अंदर दोबारा ठंडा पानी से उसको थोड़ा सा दोबारा से स्ट्रेन करा, और फिर उसके बाद मैंने इसको ऑयल लगा के रख दिया, जिसका रीज़न ये था कि ऑयल लगा के जब हम रख देते तो ये स्टिक नहीं होते। वरना क्या होता है कि अक्सर हम जो है वो इसको स्ट्रेन कर लेते हैं और दोबारा ठंडा पानी नहीं इसके ऊपर डालते, तो उससे ये होता है कि इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस जो है वो उसका चलता रहता है, और थोड़ी देर बाद जब आप देखते हैं नूडल्स है, पास्ता है, स्पैगेटी है, तो वो अजीब सा मुशी सा हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है, क्योंकि अंदर उसके हीट का प्रोसेस चलता रहता है। हम हीट की प्रोसेस को ब्रेक नहीं करते इसके, ठीक है। तो इसका एक तो पॉइंट ये होता है कि आपने इसका हीट की प्रोसेस को ब्रेक करना है ठंडे पानी से इसको दोबारा से स्ट्रेन करके। दूसरा, उसके बाद जब हम इसको ऑयल लगा देते हैं तो ये आपस में स्टिक नहीं होता, ठीक है। तो यूजुअली लोगों के सवाल होते हैं कि जब हम बॉयल करके रखते हैं नूडल्स है, पास्ता, स्पेगेटी है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो बाद में स्टिक कर जाता है। तो आप अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाइए और इसके ऊपर इसको जो है ना वो ऑयल लगा दीजिए, हल्का सा ऑयल ड्रिजल करके स्पून की मदद से भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए मेरा पास्ता बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा शेफ मुनीसा, चंद एक मैसेजेस आपके लिए भी आए हैं हमारे ऑडियंस से। सना कादरी ने पूछा है कि अगर कभी इमरजेंसी में बीफ बनाना पड़ जाए तो उसको गलाएं कैसे जल्दी? देखिए, एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जो है कुकर यूज़ कर लीजिए, ठीक है, प्रेशर कुकर जो उससे जो है इंस्टेंटली हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप उसको कचरी पाउडर भी लगा के आधा घंटा छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको पकाइए, तो वो भी वो जल्दी कुक हो जाएगा। आप मीट टेंडराइजर यूज़ कर सकते हैं। आप जो है कच्चा पपीता जो होता है उसका पेस्ट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और कच्चा पपीता आप जो है ना उसका पेस्ट बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप पपीता ले लीजिए, उसको काट के उसको ब्लेंडर में जो है वो ब्लेंड कर लीजिए, उसमें ऑयल ऐड कीजिएगा, पानी ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा सा नमक शामिल कर दीजिएगा। उसको ब्लेंड करके जब आप फ्रीज़र में रखेंगे तो वो जमेगा नहीं, ठीक है। वो आप इजीली जब भी इसको स्कूप आउट करेंगे या स्पून से निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, अफजाल साहब ने मैसेज किया है, खुद भी एक शेफ़ है, मतलब शेफ़ का कोर्स कर रहे हैं। उनका शेफ़ मुनीसा से एक रिक्वेस्ट है, कुरकुरे चिकन बना के दिखाएं। कुरकुरे चिकन क्या है मुनीसा? देखिए, कुरकुरे चिकन 2-3 तरीके से बनती है। एक तो जो है जो मांडा पट्टी होती है, या जो है वो क्या कहते हैं समोसा पट्टी जो होती है, वो उसको जो है वो कट करते हैं बिल्कुल फाइन जूलियन में, और उसके बाद चिकन को लगाते हैं, उस तरीके से भी बन जाती है। कुरकुरे मीन्स क्रिस्पी, राइट? तो क्रिस्पी ऑप्शंस बेतहाशा है, कुरकुरी चिकन, ठीक है। और जो है उसके बाद आप जो है
क्या नाम है, जिस तरह हम जो एक बड़ा मशहूर जो ब्रांड है जिस पे क्रिस्पी चिकन मिलती है, उस तरीके से जो है वो आप उसका मैदे के साथ उसको कोट करके उससे भी कर सकते हैं। या एक जो है मैदे के साथ थोड़ी सी रानी सी वो बनती है, क्या नाम है, कोटिंग बैटर बनता है, आप उसमें डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये समझे कि डिफरेंट ऑप्शंस है। अब वो कौन सी वाली कुरकुरी चिकन की बात कर रहे हैं वो उनसे कॉल पे बात होगी तो फिर पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है वो बटर शामिल कर दिया है और बटर देखें खुशबू आ रही है। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। तो जब भी मक्खन शामिल करें साथ में थोड़ा सा ऑयल लाजिम शामिल करें, उससे ये होता है कि मक्खन जो है हमारा जलता नहीं है। यूजुअली क्या होता है, सिर्फ आप डायरेक्ट मक्खन शामिल कर देते हैं तो मक्खन जलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं जो हूँ वो गार्लिक शामिल करूँगी, चॉप्ड गार्लिक थोड़ा ज़्यादा शामिल करूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा और प्यारा आता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे और जो है मैं स्पून ले लूँ यहाँ से। ये ठीक है। और क्या सवाल है? जब तक हमारा गोल्डन हो रहा है गार्लिक हम जवाब देंगे। मिसेस अलमास ने ईमेल की कि हमें कहती है कि मैं मॉर्निंग स्टार मेरी सुबह को हमेशा बहुत बेहतर करता है। मुनीसा की रेसिपीज़ को मैं डेली फॉलो करती हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरे पास अक्सर इंस्टा पे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग इतना एडमायर करते हैं, रेसिपीज़ फॉलो करते हैं, इतनी पसंद कर रहे हैं और जो है बड़ी खुशी होती है। अच्छा, मिसेस कामरा ने गुलाब जामुन की भी रिक्वेस्ट की है। अच्छा, गुलाब जामुन दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो समझे मिल्क पाउडर से बनता है और दूसरा जो है वो खोए के साथ बनता है। तो मिल्क पाउडर वाले थोड़े इंस्टेंट होते हैं, खोए के साथ आपको ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है कि दूध को जो है आपको फाड़ के सुने, गुलाब जामुन एक घुटली सी होती है, वो होनी नहीं चाहिए वैसे। वो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि एक तो आप उसको जो है बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करके और फिर उसके बाद शीरे में आप डालते हैं। तो जब शीरे में डालते हैं ना तो शीरा भी गर्म होना चाहिए ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो जब अगर आप उसको एक तो हम जब कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं ना हम एक्साइटेड ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारी कोशिश है बस जल्दी से हम खा लें, जल्दी से उसको निकालें। हाँ, तो वो हम शीरे में उसको टाइम नहीं देते, उसकी वजह से भी जो है उसमें वो गुठली रहती है। और जल्दी का काम शैतान का होता है। बिल्कुल। अच्छा, यूजुअली अक्सर मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, हम बेकिंग की क्लासेस दे रहे होते हैं, तो उसमें उनकी एक्साइटमेंट, केक्स वगैरह जब हम बनाते हैं तो उनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, तो वो बार बार अवन जा के खोल के चेक करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जब आप अवन को खोलते हैं, आप केक बना रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी हीट ब्रेक हो गई, उसका प्रोसेस जो है वो कहीं स्टॉप हो जाता है। उसकी वजह से अक्सर लोगों के जो केक हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाते, या तो वो जो उसको हीट नहीं मिलती, टेम्परेचर आउट हो जाता है, वो बहुत हार्ड हो जाएंगे, उसमें मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर हम परेशान हो रहे होते हैं। ये चीज़ है। शेफ मुनीसा, वैसे मुझे लगता है बीफ वगैरह अगर खुद से बंदा बनाए तो उसको बहुत माहिर होना चाहिए, वरना वो कबाड़ा ही कर देगा। नहीं, हाँ नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम भी अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमने भी बहुत प्रैक्टिस करी है। समझें कि इसके अलावा कितने रेस्टोरेंट्स में काम करा है, कितनी डिफरेंट जगहों पे काम करा है, उसके बाद बना के करके यहाँ तक पहुँचे, एक बात है। तो और ऐसा नहीं कि गलतियाँ हमसे नहीं होती, हमसे भी अक्सर बेशतर हो जाती है, लेकिन बात ये है कि गलती करके उसको सुधार लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, चाहे ज़िंदगी की हो चाहे खाने की हो। हमारी पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है जरनिश खान, आज उनकी सालगिरह है। द मॉर्निंग स्टार की जानिब से जरनिश खान को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। इरम अख्तर एक और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, एक बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। इरम अख्तर की भी आज सालगिरह है। इरम अख्तर को भी हमारी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे आपको भाई। और ये तो मुझे बड़ी पसंद नहीं है वाली। हाँ, जरनिश पसंद है, बहुत अच्छी, मेरी बड़ी पुरानी फ्रेंड है। जरनिश बेसिकली फ्रॉम इस्लामाबाद, लेकिन अब कराची में काम करती है। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारी कराची में ज़्यादा लोग आते हैं और कराची शहर को ज़्यादा पसंद किया जाता है। चैनल्स के काम ज़्यादा यहाँ पर ही है ना। कराची द इकोनॉमिक हब ऑफ द कंट्री। अच्छा, देखें, गार्लिक हमारा गोल्डन हो चुका है और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसकी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो है वो चिली गार्लिक जो है वो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप के करीब। अच्छा, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं बनाएंगे। हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है इस पर कि हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स या बहुत एक्सपेंसिव आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें तो ही फ्लेवर आता है, ऐसा नहीं है। चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ भी आप बहुत अच्छे फ्लेवर्स ला सकते हैं। आपके ऊपर है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें फॉलो कर लें तो खाना बनाना ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेड सॉस के उस पर। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी हॉट सॉस हम ऐड करें, अराउंड 1 से 2 टेबल स्पून। ठीक है, मुझे लग रहा है कोई अब चाइनीज़ खाना पका रही है, अब सोया सॉस डाल रही है। हाँ, सोया सॉस भी ऐड करेंगे इसके अंदर हम, क्योंकि हम लोगों के जो टेस्ट बड्स हैं ना वो इन फ्लेवर्स के यूज टू हो गए, तो हमें ये फ्लेवर्स चाहिए थे। आपको पता है अक्सर और बेशतर कमर्शियली
बारबेक्यू के अंदर भी लोग जो है वो सोया सॉस ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा। तो पता है फ्लेवर के लिए, क्योंकि हम लोगों के टेस्ट बड्स को वो रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो घर में क्यों नहीं आता, तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फ्लेवर इन्हांस हो रहा होता है। ठीक है, तो ये देखें, इसको हम सॉस को कुक करेंगे। अच्छा, वेजीज़ जो है हम लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है। इसका रीज़न ये कि इसका क्रंच रहे, इसका फ्लेवर, इसकी अरोमा इसके अंदर आए। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि इस स्टेज पे वेजीज़ डाल के कुक कर रहे हैं, भाई पता नहीं पका रहे, पता नहीं कौन से पाए पकाते हैं सब्जियां डाल के, मुझे समझ नहीं आती है वो सब्जियों का मैं कहते हैं हशर नशर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखें ये हो रहा है। इसके अंदर मैं जो है वो चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ 2। ठीक है, ताकि चिकन का फ्लेवर आ जाए। शेफ मुनीसा, अगर मैं ये बना रहा हूँ ना पास्ता, तो मैं तो चिकन क्यूब ना ऐड करूँ, नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा कि उसका अपना एक, देखिए वही दिमाग में हमारे है ना कि भाई चिकन का फ्लेवर या चिकन होनी चाहिए खाने के लिए। आप बिल्कुल हटा दीजिए, ना ऐड कीजिए। उससे भी अगर यही एक ये इंग्रेडिएंट आप हटा देंगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, फ्लेवर मुझे तब भी लगता है आएगा। जो पास्ता है इसको अगर आपने थोड़ी सी इनोवेशन देनी है तो आप इसको वेजिटेबल्स के साथ भी तो बना ही बिल्कुल, सकते हैं, of बिल्कुल। course। हाँ, लेकिन वही बात है ना, हम लोगों के दिमागों में बैठी हुई है ना बात के, वो जिस तरीके से आप बोलते हैं जानवर होना चाहिए। हाँ, और आप एक बात बोल रहे होते हैं कि हमें 3 मील्स लेने लाजिम है, चाहे भूख हो ना हो। ये कहाँ लिखा है? ठीक है। दूसरा, रोटी चावल लेनी लाजिम है। अगर आपने सूप पी लिया तो समझो कि वो तो खाना ही ना हुआ, सैलेड खा लिया तो खाना ही ना हुआ। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसे दिन होते हैं ना जिनमें आप सिर्फ सूप और सैलेड ही खा रहे होते हैं, वो दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं भाई, सो लाइट। सीरियसली, अभी छुट्टियाँ आई थी 9-10 मुहर्रम की, तो उसमें हलीम जो है बेतहाशा घर में बन भी रहा होता है, आ भी रहा होता है, बहुत हैवी होता है। तो नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ दही खाया, आप यकीन करें, पूरा दिन, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार, और मुझे इतना अच्छा फील हुआ है कि सिर्फ लाइट खा के। और लिटरली आप लोग ट्राई करें कि कभी आप हैवी खाते हैं तो कोशिश करें उसके बाद 1 या 2 दिन तक बिल्कुल हल्की जो है वो ग़िज़ा ले फल लीजिए। खाएं खाली। हाँ, फ्रूट्स ले लें या कुछ ऐसा ले लें। तो जो है ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपर करें तो उसके लिए मकसद पतला होना ही है, अपने आप को हेल्दी रखना भी तो है। हम लोगों का माइंड सेट ये है कि डाइट करनी है तो पतला होना है, यही माइंड में हमारे। ठीक है। अच्छा जी, ये कुक हो रहा है। अच्छा मिसेस तैयबी का एक मैसेज आपके लिए, आम का अचार बनाना कैसे सिखा सकते हैं? आम का अचार, देखिए आम का अचार अब जो है ना वो कैरी का सीज़न चला गया, तो कैरी का अचार होता है, आम का नहीं होता। आम का नहीं, वो ज़रा कैरी का बनता है। ठीक है, तो आम कैरी मतलब आम ही हुई एक तरीके से, तो कैरी का बना होता है, जो सीज़न आता है तो आप उसमें बना सकते हैं। बहुत इजी सिंपल इंग्रेडिएंट्स है अचार के लिए। अब तो रेडीमेड मसाले भी मिलना शुरू हो गए। आप क्या नाम है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली जो है आपने राई ले ली, मेथी दाना ले लिया, सौंफ ले ली। ठीक है, और ये तमाम जो अचार के ये जो मसाले हैं ये आपने ले लिए, इनको मोटा मोटा कूट लिया, और कैरी के ऊपर जो है आपने हल्दी और नमक लगा के आपने उसको रख दिया। थोड़े टाइम में जब आप उसको स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी आप ऐड कर दीजिए, या हरी मिर्चें लोग ऐड कर रहे होते हैं, गाजर ऐड कर रहे होते हैं, नींबू ऐड कर रहे होते हैं। तो इन सब को ना आपने लेमन को 4 पीस में कट करना है, उसके अंदर फिल कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये तमाम मसाले इसके अंदर जार में डाल के, और ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल होता है उसको आपने गर्म कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि उसकी कड़वाहट कहते हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और वो तेल आपने डाल देना है, थोड़ा सिरका डालना चाहे तो आप सिरका भी डाल दीजिए। उसके बाद आपने इसको कपड़े से कवर करके ऊपर इसकी लिड लगानी है और इसको धूप में रख देना है। ठीक है, जब रात हो तो आपने अंदर ले लेना है। इसी तरह आपने 1 हफ्ते तक जो है वो धूप में रखना है, अंदर ले लेना है। ये प्रोसेस आपने करना है, तो वो उसमें खुद ही जो है वो अपना वाटर रिलीज़ करेगा और ख़ुद जो है वो पकेगा, गलेगा। लेकिन जब अचार बनाते हैं तो आपने एक चीज़ का ख्याल लाजिम रखना है कि गंदे स्पून, जो अक्सर हम यूजुअली आदत होती है हमने उसी स्पून से खाया और वही स्पून उसमें डाल दिया, तो इन चीज़ों का ख्याल करें। इससे जो है क्रॉस कंटेमिनेशन होती है और जो है जरासीम बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, वो चीज़ ख़राब हो जाती है। Alright, okay। ठीक है, और बड़े इसमें अचार में भी बड़े मिथ्स हैं लोगों के कि जो है आप बहुत सारी बातें इस तरह, मैं कहती हूँ वो सारी बेकार है। सीधी सी बात है, सफाई का ख्याल रखें। जिस जार में आप भर के रख रहे हैं उसको आप एक दफ़ा जो है वो या तो गर्म पानी में डाल के निकाल लीजिए और उसको ड्राई कर लीजिए या माइक्रोवेव कर लीजिए, तो उसके जो जर्म्स हैं उसके अंदर वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उस जार में आप वो चीज़ डालिए और उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी सफाई का ख्याल रखें, तो वो चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, जब भी हम खाना बना रहे होते हैं तो अक्सर बेशतर ख़वातीन जो है वो उसी स्पून से चखा और फिर वही स्पून दोबारा, अच्छा नमक का
में, फिर दोबारा नमक डाला, फिर वही स्पून उसमें डाल दिया। मेरे ये तो बच्चों ने खाना है। हाँ, तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन आपने कर दी और इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई। अच्छा, यूजुअली लोगों का कहना है कि जब आप हाई हीट पे पकाते हैं तो बैक्टीरिया से बहुत सारे जरासीम मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन कुछ जरासीम जो है वो फिर भी रहते हैं। वो तो नजरिया मैं मजाक करूं, कहने का मतलब ऑफ कोर्स ये तो एक फैक्चुअल बात है शेफ नीसा। और लोगों का माइंड में कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप गोश्त मुर्गी लेके आ रहे हैं तो आपने उसको वॉश करना है, लेकिन बीइंग अ शेफ जो हमने पढ़ा है और जो हमारे उसमें है कि आपने गोश्त को वॉश नहीं करना। रियली? हाँ, चिकन को वॉश आपने नहीं करना। उससे क्या होता है कि देखिए क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। आपने जिस सिंक में वॉश करा है उसके वो जो जरासीम है उस सिंक में लग गए, ठीक है, वॉश करने के बाद। मेरी इस बात से बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे, लेकिन देखिए जो एक्चुअल बात है मैं वही बता रही हूँ। उससे जो है वो क्रॉस कंटेमिनेशन होती है और जो है वो आप जब आप उसमें डिशेस भी डाल दिए। अच्छा, यूजुअली लोगों की प्रैक्टिस होती है आपने चिकन वॉश करा, सिंक वॉश नहीं करा, या आपने वो जो स्पंज है उस पर भी तो लग जाता है ना। और एक और बात ऐड करना चाहूँगी क्रॉस कंटेमिनेशन के हवाले से अलग, हमारे यहाँ अक्सर और बेशतर जो है वो मेड्स आती हैं या कुछ हमारे इस तरह के होते हैं वर्कर्स या लेबर जो होती है हमारी, तो हम लोगों को ये होता है कि हम उनके ग्लास, प्लेट, स्पून्स अलग कर दें, ठीक है, तो वो तो आपने अलग कर दिया। लेकिन जब आप वॉश कर रहे हैं तो वो स्पंज तो एक ही है जिससे आपने उनका बर्तन भी वॉश करा, अपना भी वॉश करा। तो आपके दिमाग में तो ये बात है कि यार उसने उसमें खाया तो पता नहीं क्या जरासीम लग गए होंगे। बहुत ज़्यादा लोगों की सोच है छोटी ये वाली, मेरे ख्याल से ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए और हमारे इस्लाम में भी नहीं है इस तरीके से। तो आपने वो वही स्पंज तो आपने वो अपने बर्तन पे भी यूज़ करा, तो अगर आप जरासीम से बच रहे हैं उसके, तो वो तो जरासीम आपके उस पर भी लग गए, आपकी प्लेट्स पे भी लगे ना फिर तो, एग्जैक्टली, है ना। तो मेरे ख्याल से ये सोच जो है गोश्त को धोना इस वजह से नहीं चाहिए कि क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा। ठीक है, और ये एक्चुअली आप लोग जाएं, आप गूगल करें, आप लोग अब सबके हाथ में फ़ोन्स हैं, बहुत इजीली आप जो है घर बैठे बैठे कितना कुछ सीख सकते हैं। आप उसको सर्च करें, आपके सामने पूरा उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, पूरा उसमें बता दिया जाएगा कि क्यों नहीं किया जाता, किस वजह से नहीं किया जाता। बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जब आप उसको वॉश कर रहे होते हैं। जब आप जाते हैं तो कसाई के पास या जहाँ पे भी कटवा रहे तो उसको बोलें बस साफ़ सुथरा करके उसको जो है वो जो जगह है जिस पे काट रहा है उसको साफ़ करके उस पर काटें और बिल्कुल साफ़ है वो गोश्त। वो अब दोबारा बात नहीं करेगा आपसे ये अपनी चलाने आ जाते। आपके लिए कॉलर है मिसेस हनी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आपकी कुकिंग बहुत ही अच्छी होती है और भाई की और आपकी दोनों की बातें बहुत ही अच्छी होती है। थैंक यू सो मच मिसेस हनी। माशाल्लाह। आप आज क्या बना रही हैं? आज जो है वो क्रीमी रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं और बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, वो आपका मेरे को बॉक्स बड़ा अच्छा लगता है, मसाले का जो बॉक्स है ना। अच्छा, ये वाला मसाले का बॉक्स बहुत अच्छा है। मसाले का जो बॉक्स है ना, वो ब्लू वाला, हाँ ये वाला। जी हाँ, थैंक यू। सॉरी, कहाँ से लिया आपने? कहाँ से लिया? ये मार्केटिंग बोरी बाजार से? ये गुल प्लाजा से। गुल प्लाजा से? गुल प्लाजा पे शॉप भी है शेफ नीसा की एक? आपकी शॉप है ना वहाँ पे? हाँ जी हाँ, गुल प्लाजा। आंटी गुल प्लाजा पे शॉप भी है शेफ नीसा की एक? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं? गुल प्लाजा पे शेफ नीसा की दुकान भी एक छोटी सी इन चीजों की, आप जरूर जाइए। अच्छा, मोनिजा की दुकान है? हेलो? नहीं आंटी, ये मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आपके लिए कौन सी रेसिपी? बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों की मिसेस, बातें बहुत ही अच्छी होती है। थैंक यू सो मच मिसेस हनी। आने वाले दिनों में आपके लिए कौन सी रेसिपी बनाए? आने वाले दिनों में आपके लिए क्या पकाएं? आप जो भी बनाते हो बेटा अच्छा ही होता है, इनका खाना बहुत ही मजे का और अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू सो आपकी मच। बहुत बातें शुक्रिया। भी और आपके वो जो आते हैं लोग वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं बेटा। और शेफ की और आपकी दोनों की बातें बहुत मजा आया होती है, बहुत अच्छी होती है। हाय हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत। आप आज समझे कि आज आपने ना मेरा तो दिन बना दिया। सही, आज पूरा दिन, अब ये मुस्कुराहट जाने वाली नहीं है। थैंक यू सो मच मिसेस हनी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपका दिन बना? देखिए मेरे भी फैंस हैं। ऑफ कोर्स, आपको कोई क्लाउन के आप खुश होंगी। हाँ ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन देखिए क्लाउन क्या मतलब, क्लाउन भी कोई बुराई थोड़ी है, वो तो खुश करता है, वो तो I हमें, love clowns. I'm a है ना, clown. है ना। तो अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो समझे कि हमने कितनी दुआएं लेनी। अगर आज ये देखें, कितनी सही बात है, बिल्कुल। आई थिंक लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज नेशनल जोक डे है। आज नेशनल जोक डे है शेफ नीसा। है सीरियसली? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? व्हाट अ जोक। आज नेशनल जोक डे है, तो कोई लतीफा अगर आप शेफ नीसा सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। आज आपको इजाजत है वैसे। लेकिन देखिए मैं तो रोज सुनाती हूँ ना, मैं तो अक्सर और बेशतर सुना रही होती हूँ। आज आप कोई जोक सुनाएं। मैं कोई जोक सुनाऊं? चलो सोचता हूँ आप रेसिपी मुकम्मल करें। Isn't that a joke?
कि आप खाना पकाएं। अच्छा जी, हमने फ्लेम बंद कर दी थी क्योंकि हमारी बातें बहुत लंबी हो रही थी और आज कुछ हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं वैसे, है ना, लोगों को सिखाने वाली बातें करी। कभी कभी हम भी अच्छे काम कर लेते हैं, सही है। ये सॉस जो है हमारी थिक हो रही है, तो अब जो है मैं इसके अंदर जो है वो शामिल करूँगी। मैंने चिकन क्यूब ऐड कर दिया था, इसमें चिली फ्लेक्स जो है हमने ऐड नहीं करे थे ना, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करे थे, सॉस ऐड की, सॉस ऐड करी थी, ठीक है। थोड़ा सा नमक बिल्कुल पिंच ऐड करी हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन क्यूब भी ऐड करा है और सोया सॉस भी ऐड करा है, तो बिल्कुल लाइट सा बाद में हम टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें लगेगा कम तो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करी हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी जो है वो अच्छा लगता है। ऑलरेडी चिली गार्लिक में भी जो है वो मिर्चें थी, स्पाइसी था वो भी, ठीक है, क्योंकि चिली गार्लिक था, ठीक है। इसको हम मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अब इसको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक ओके। अच्छा जी, इस वक्त बन रहा है रेड सॉस क्रीमी रेड सॉस पास्ता। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहीं पे रहना है, हम यहीं पे रुके हुए हैं, आप जल्दी से आइए। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आज हम बना रहे हैं रेड सॉस पास्ता। और हमने जो है इसके अंदर मिल्क ऐड करा है, थोड़ा सा मिल्क के साथ इसकी सॉस बनाएंगे, इसको कुक करेंगे, ठीक है। आप इतने खामोश क्यों हो गए? दूध डाल, सोया सॉस में मैंने कभी दूध डालते हुए आज तक नहीं देखा। देखिए आप जब खाएंगे ना फिर आप बात कीजिएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, अभी आप कुछ ना कहें। वो आपने गाना सुना है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, हाँ सुने बस। मैं अच्छा, कुछ कहने लगा था लेकिन अब मैं नहीं चाह रहा कुछ कहूँगा। एनीवे, शेफुनी साहब, आपने कभी ऐसा हुआ आपके साथ आप किसी रेस्टोरेंट में गई हो हाँ। और आपने बहुत ही महंगी डिश ऑर्डर की, हाँ। ठीक है, हमने कहा चलो ट्राई करते हैं और वो बहुत ही बदजायका हो, फिर आप क्या देखिए, करते हैं? वैसे तो क्योंकि जिस प्रोफेशन में हूँ उसका इज्जत रखते हुए मुझे जो है किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी शेफ़ के लिए गलत बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर दूसरी साइड पे एक इंसान भी हूँ और अपना एक माँ भी हूँ, हाँ, एक बहन, एक बेटी। मेहनत ये पसीने मुझे का, पता है, रिश्ते में जो सवाल एक चित्रा सा सवाल था, मेहनत पसीने आपको का पता नहीं पैसा कहाँ कमाया पहुँच हुआ गई। जब हम लगाते हैं, मेहनत पसीने का हलाल पैसा लगाया हुआ जब हम कमाते हैं और देते हैं रेस्टोरेंट में, और फिर जब खाना अच्छा ना आए तो बहुत तकलीफ होती है, यकीन मानिए बहुत तकलीफ होती है। और अक्सर बेशतर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे कहते मम्मा इससे अच्छा तो आप ही पका लेती। ऐसा होता है। ऐसा होता है, तो जो है थोड़ी दुख होता है, तो इसलिए प्लीज़ जो आजकल बड़े लोग जो है ना हमारे, अरे मैं पूछ रहा हूँ, रेस्टोरेंट में जब आप जाती हैं, आपने कोई चीज़ ऑर्डर की, आपको पसंद नहीं आई कि बहुत ही बदजायका थी, फिर क्या करती फिर हैं? मैं जाके उनको रेसिपी बताती हूँ कि देखिए आप अपनी इसमें ये चेंज करें, ये आपके किचन में चली जाती है? हाँ, और सही बताएं? कसमें मैं बताती हूँ उनको, जाके देखें मैं एज अ कस्टमर खाया आपका, मुझे उसमें ये कमी पेशी लगी, ये चीज़ लगी, तो आप बिल्कुल इसको इस तरीके से करके। और कमी पेशी वर्ड नहीं होता क्या? कमी पेशी। शेफ मुनीसा, मुझे लगता है मुझे ना ऑन एयर इस्तीफा दे देना चाहिए। कमी पेशी नहीं होता, हाँ। कमी बेशी होता है, ओ, विद कमी बेशी with a B। कमी बेशी, कमी पेशी। कमी बेशी, ओके, इट्स ओके, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई पी लग गया या बी लग गया। देखिए पी यूं होता है और उसको उल्टा कर दो तो बी बन जाता है, क्या? ऊपर यूं ऊपर कर दो तो बी बन जाता है, तो नॉट अ बिग डील। बीबी आप क्या बात कर रही हैं? ये क्या कह रही हैं बीबी आप? देखिए अगर आप बीबी शेफ मुनीसा, मैं एक दफ़ा गया रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ना, तो मैंने अब बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है कराची में, मैंने अफ़गानी पुलाव ऑर्डर किया, उन्होंने ना मुझे चिकन में सर्व किया। अब ऑर्डर तो कर दिया था, आप सोचे कौन अफ़गानी, मैं तो जो खाया हुआ था वो तो मैंने हमेशा लैम्ब में या मटन में खाया था। आप सोचे अब मैं ना इधर जा सकूँ ना, तो भूख भी लगी थी और वो मुझे नहीं लग रहा था मज़े का बना था। कुछ नहीं खा लिया, भूख आपने लगी कुछ थी। भी नहीं कहा कि देखिए मैं असफर रहमान आया हूँ और आपने नहीं प्लीज़ अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कभी इस तरह की कॉम्प्लेक्सेस में नहीं देखिए, होता। लेकिन बात अगर आप ये कह रहे हैं ना कि मैं किचन में जाती हूँ, तो देखिए मेरे शेफ मुनीसा, मैंने रेस्टोरेंट्स में लोगों को बहुत बदतमीजी करते हुए भी देखा है, नो डाउट करते हुए देखे। अच्छा, अक्सर और बेशतर अब तो अल्लाह माफ़ करे वो इसलिए भी कर रहे होते हैं कि हम वीडियो बना के डाल देंगे, हम पिक्चर बना के डाल देंगे, आपके रेस्टोरेंट के ये हो जाएगा। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री उनको खाना चाहिए होता है, या फ्री में वो कहते हैं कि बस वो उनको कंपनसेट कर दें, फ्री में दे दें वो खाना, तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ अगर कोई अर्न कर रहा है, शेफ मुनीसा, अगर कभी आपके खाने में से बाहर निकला है, देखिए
घरेलू खातून हूँ, कभी कभी हो भी सकता है, मैं इस पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी। शेफ मुनीजा रेस्टोरेंट की बात कर रहा नहीं, हूँ कि नहीं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही हैं तो नहीं, कभी नहीं हुआ, है नहीं हुआ। आपके खाने में से कभी बाल नहीं निकला? नहीं, मुझे नहीं है। अगर निकले तो आप क्या करेंगे? उसको निकाल के रख देंगे, खा लेंगे। क्या सच बताएं? क्यों, आपने वो मिसाल ही सुभान सुनी? अल्लाह। अगर मक्खी निकले मैं तो यही उसको सुनना चूस चाह के रहा फेंक दो। मजाक कर रहे हो। देखें, ज़रूरी नहीं आप लोग मेरी हर बात पे ना सीरियस ना हुआ शेफ करें। मुनीजा अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजें फेंकती हैं। शेफ मुनीजा देखिए ऑब्वियसली अभी अच्छा इतने कॉलो फील का तजाद देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इतना बड़ा लेक्चर आप दे रही थी, ये होता है इंटरकंटेमिनेशन हो जाती है और मुलाजमों के बर्तन अलग कर दो और नहीं, मैंने अलग और करने का बेसन नहीं धो लो, कहा। बेसन में वो देखिए, मत डालो। आप अभी इतनी लेक्चर देने के बाद मैंने- आप तो खाने से बाल निकाल के फेंक के खाना भी खा रही देखिए हैं। मैंने मुलाजिमों अगर के खाने में से आपके लाल बेग निकले फिर? कभी ना खाया, लेकिन वैसे एक एक्स्ट्रा प्रोटीन सोर्स है वो। क्रंच देगा खाने में। और शेफ क्या मुनीजा है? मैं आपके हाथ का खाना अब नहीं खाऊंगा। देखिए आप मतलब मैं सिर्फ ये सुन रहा हूँ कि आज तक इन पिछले तकरीबन कोई 110-120 एपिसोड्स में आप जो घर से खाने लाई हैं उनमें से अच्छा आप बताएं, पाए और कुन्ना खाना है? आप इस वजह से मुझे टर्न ये कर रही कि मेरा मूड ऑफ है, मैं मना कर दूँ। कसम खुदा की शर्म। ले देखिए, पाए में और कुन्ने में कॉकरोच का क्या काम है? उसमें तो गाय बकरियां। तो वो भी तो एनिमल्स ही हैं। ये बताते हैं क्या है। अच्छा जी, हमारा पास्ता डन हो चुका है। मैंने इसमें क्रीम ऐड करी और इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। क्यों लोग कॉकरोच नहीं खाते क्या? कहाँ खाते हैं? दूसरे मुल्कों में खाते हैं। उनकी वजह से तो कोरोना वायरस यहाँ तक पहुँच गया। वो क्या क्या खा रहे थे, उनको रुकना चाहिए। जो खाने की चीज़ें वो खाए। अच्छा जी, ये हो गया है डन और इसकी हम करेंगे प्लेटिंग। ठीक है जी जनाब। अच्छा ये पास्ता आप तो नहीं खाएंगे, इसमें हमने चिकन ऐड नहीं की तो? नहीं क्यों नहीं खाएंगे? क्यों खाएंगे? अच्छा लग रहा है वैसे। और अच्छा ना हुआ तो? नहीं मुझे आजकल आई डोंट नो, मुझे लगता है शमुनिता कि आने वाले वक्तों में प्रॉब्ली बहुत सारे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग वीगन हो गए, सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं, मीट बिल्कुल भी नहीं खाते। मुझे पता नहीं क्यों अब ये चीज़ थोड़ी सी ना अट्रैक्ट करती है कि मैं बिल्कुल वो खाएं। वीगन लाइफस्टाइल की तरफ जाऊँ, ज़्यादा मैं गोश्त वगैरह ना। अच्छा थोड़ा सा आप पास ले, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, या आपके पास हरा धनिया है, आपकी अपनी मर्जी है जो आप ऐड करना चाहें। और बस दैट्स इट, ये डन है। सामने से बैंड की आवाज़ आपको आ गई? क्या? हमारे लिए थोड़ा सा रखिएगा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बिल्कुल, क्यों देखिए नहीं। आप आपके लिए आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन बहुत सी बातें आप कह सकते हैं, बहुत सी बात आप सह सकते हैं। शमुनिता प्ले कर अजीज की कॉल है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाय कितनी प्यारी आवाज़ है, क्या कहना मुझे चाहिए? जैसा से बात करनी है क्योंकि आपने तो सुबह सुबह हमने नाश्ता भी नहीं किया और हमें कॉकरोच खिलाने की बात हाय करनी है। अल्लाह। शाबाश इकरा, अब थैंक क्या यू। जी चाहेगा, क्या अब बात हम की चाय आपने? भी नहीं पी पाएंगे काफी टाइम तक। क्या सॉरी क्या कह रही है? काफी टाइम तक अब तो हम चाय भी नहीं पी पाएंगे क्योंकि ओए होए होए होए, देखिए सबसे इकरा वो गंदी सिर्फ एक चीज़ है, मजाक मतलब था। सभी मतलब सफाई तो होती है किचन में, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कॉकरोच नहीं निकला और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर चलें ठीक है, ये तो एक हंसी की बात थी। अच्छा मुझे पूछना था कि वो डॉक्टर साहब जो अभी आई हुई थी, जी, जी। क्योंकि हम लोगों के केबल ऑपरेटर ने आपका चैनल नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अब इसी वीक में आपका चैनल आया है तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले साहिल भाई भी करते थे, लेकिन मैंने उनसे कुछ सवालात करने थे, वो कब आएंगे फिर से? हिना अगले हफ्ते फिर हमारे साथ होंगी आज ही के दिन। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ हमें सवाल आप लिखवा दीजिए MCR में, और वो सवाल हम उनसे ज़रूर कर लेंगे अपने अगले कंट्रोल शो रूम में लिखवाना पड़ेगा? में। क्या कह रही है? कंट्रोल रूम में कंट्रोल रूम में लिखवाना लिखवाना जी जी पड़ेगा? जी हाँ जी जी, आप बस आप लाइन पे ही रहिए, वो आपसे सवाल पूछ लेते हैं। ओके जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू इकरा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। देखिए लोग कितना सीरियस हो जाते हैं हमारी बात पे, वैसे देखा जाए तो इस पॉइंट को क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक मजाक था कि अगर कॉकरोच निकलता है तो ऑब्वियसली आपने वो खाना नहीं खाना, और बाल भी निकलता है तो आपने वो खाना नहीं खाना रेस्टोरेंट में। लेकिन अब आप एक बात सोचें, अगर वो वेटर लेके गया है फॉर एग्जाम्पल, देखिए आपने हर पॉइंट, और उसने सिर्फ बाल निकाल के वापस वही नहीं dish उसको ले कह लेके मत जाओ, रखो दूसरा लाओ, हाँ ये आइडिया अच्छा है ना? है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो जिस उसमें से निकाल के लाया है खाना, हाँ वो अगर बड़े पॉट में है और उसी में से वो दोबारा खाना निकाल के ले आया, फिर
फिर क्या करना चाहिए? फिर अच्छा, मेरे मुझे- ख्याल से मुझे उस ल- रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं चाहिए। हाँ, मुझे तो लगता है उसके बाद फिर मैं किसी रेस्टोरेंट में शायद ना खाऊं। है ना? हाँ, लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज सिखा रहे होते हैं। मकसद ये नहीं है कि हम रेस्टोरेंट वालों का काम बंद करवा रहे हैं, लेकिन जो है लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए मिसहैप्स कहीं भी हो सकते हैं, हाँ। किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। अगर बच्चे हमारा शो देख रहे हैं तो आप भी अपने बड़ों को, और जो बड़े देख रहे हैं वो बच्चों को एक चीज़ सिखाएं कि कभी भी रेस्टोरेंट में जाए तो वहाँ का एक डेकोरम होता है, वहाँ पे बिहेव करने के एक मैनर्स होते हैं, Etiquette और होते हैं। कभी ऑफकोर्स गलती किसी से भी हो सकती है। अब कभी कभी आप खुद भी इतने हाइजीनिक नहीं होते, बगैर हाथ धोए आप खाना खा रहे होते हैं, आपको कोई रोकता नहीं है। इसी तरह जो शेफ्स खाना पका रहे होते हैं, कभी भी कोई भी मिसहैप हो सकता है। तो आप जब भी कंप्लेन कर रहे हो तो वो कंप्लेन करने का आपका लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बात है कि एक वक्त की कमी के बायस भी लोग थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं कि टाइम कम है, लंच करने आए हैं तो जल्दी कर दो, और ये क्या कर दिया। तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह आपकी जो वाइफ्स हैं घरों में खाना पका रही हैं, तो कभी उनसे नमक तेज़, मिर्ची तेज़ या कोई चीज़ कमी पेशी हो जाए तो आप उसके पीछे ये देखा करें कमी बेशी कमी है बेशी मुझा। हो जाए, आई एम सो सॉरी, कमी बेशी हो आपकी तो जाए, पेशी होगी अब अदालत में। आप जिस तरह कमी पेशी कमी बेशी हो Yes, जाए, शबनीज़ा। तो प्लीज़ 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 आप ये तो देखें कि उसके पीछे उन्होंने गर्मी में खड़े होकर आपके लिए कितनी मेहनत करी, आपके लिए कोशिश करी, तो उसको अप्रिशिएट ही कर दें। अगर अप्रिशिएट ना कर सके तो प्लीज़ खामोशी से खाना खा लिया करें। रेसिपी बताओ। प्लीज़ खामोशी से खाना खा लिया करें। हाँ जी, मैं तो खामोशी से प्लीज़ यहाँ पे भी। रेसिपी बताओ। अच्छा जी, रेसिपी बता देते जल्दी से। हमने क्या किया कि पेनी पास्ता लिया, आप कोई और भी शेप का ले सकते हैं। आपने उसको बॉईल कर लिया, पानी गर्म करेंगे, जब उसमें बॉईल आ जाएगा तो आपने नमक शामिल करना है, पास्ता ऐड करना है। जब वो डन हो जाए तो उसके बाद आपने उसको जो है वो स्ट्रेन कर लेना है, ठंडे पानी से दोबारा से स्ट्रेन करके उसको ऑयल लगा के आप रख दें, ठीक है। उसके बाद हमने इस पैन में जो है वो बटर लिया तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। उसके अंदर हमने फाइन चॉप्ड गार्लिक यानी बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल करा, उसको हमने जो है वो गोल्डन कर लिया। जब खुशबू आ गई उसमें से तो मैंने उसके अंदर चिली गार्लिक सॉस हाफ कप यानी आधा कप ऐड किया, उसको थोड़ा सा कुक किया। उसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून मैंने हॉट सॉस ऐड किया, ठीक है, और जो है 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया। उसके अंदर मैंने 2 चिकन क्यूब ऐड किए, उसको कुक करा। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करे यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी, 1 टीस्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर्स के हिसाब से। थोड़ा सा बिल्कुल पिंच नमक शामिल करा, क्योंकि हमने चिकन क्यूब और सोया सॉस ऐड किया था, तो नमक आपने बैलेंस करना है, फ्लेवर टेस्ट कर लें, उसके बाद आप शामिल कीजिएगा। उसके अंदर जो है मैंने जो है वो दूध शामिल कर दिया। दूध को शामिल करके मैंने उसको कुक करा। जब थोड़ा सा थिक हो गया तो मैंने इसके अंदर पास्ता शामिल कर दिया, और नहीं वेजीज शामिल करी। वेजीज को हमने बिल्कुल लाइट सा कुक किया, उसको आपने बहुत ज़्यादा उसका क्रंच ख़त्म नहीं करना है, और उसके अंदर पास्ता ऐड करके मिक्स करके लास्ट पे बिल्कुल जो है वो मैंने क्रीम शामिल करके इसको प्लेटिंग कर दी। दैट्स इट। और कभी कभी एक होता है ना कि हर डिश की एक हाईलाइट होती है कि यार इसमें चिकन है, इसमें मटन है, इसमें ये चीज़ है। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, Mushrooms add आप कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर corns add सकते हैं, कर सकते हैं। कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो एक एक्स्ट्रा फ्लेवर आपको देता है। मैं तो यूजुअली कभी भी मैं पास्ता बनाता हूँ तो मैं चेरी टोमेटोज ज़रूर उसमें बिल्कुल, डालता हूँ, वो जो बहुत छोटे compliment tomatoes करते होते हैं, हैं, no वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई थिंक वक्त हो जाता है छोटे से सीख लिया ब्रेक आपने का। काफ़ी कुछ जी जी शबनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आज आपके बारे में ये जो फैक्ट्स थे ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। जी जी देखिए, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू शबनीज़ा। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको जो मैं कुछ आमदीद कहते हैं। प्लीज़ मेरे ये बैंड का क्लोजअप बनाइएगा। क्या हो गया ये आज, ये आई एम अ बारबी गर्ल, अब आप ये बजाएंगे मेरे साथ, अब आप ये करेंगे, क्या हो गया भाई एकदम से। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। देखिए, घपले किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उनको ओन करना चाहिए, एंड द बेस्ट थिंग इज़ टू लाफ इट ऑफ। आज नेशनल जोक डे है, तो ऑफ कोर्स हंसी मजाक जो होता है मेरे ख्याल से वो एक बेहतरीन मेडिसिन का काम करता है। अगर आप अपनी वर्क प्लेस पे हो और आप हंसी मजाक ना करें तो काम एक अजाब बन जाता है। किसी रिश्ते में भी अगर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो वो रिश्ता चलना बहुत नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हर रिश्ते को लाइट मूड रखिए, हंसी मजाक कीजिए, नए दोस्त भी आप बनाइए, क्योंकि हम लोग आई थिंक ज़िंदगी की तगोदो में इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं, मुश्किल वक्तों को अपने सर पे, अपनी ज़िंदगियों पे तारी रखते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जब आप सीरियस होते हैं और हर वक्त बुरे मूड में बैठे रहते हैं तो आपकी बड़ी वैल्यू होती है, जबकि ऐसा
हरगिज़ नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में ये एक खलल है। हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहे, जोक्स करते रहे, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, लाइट मूड आपका रहे, ताकि जो एनजाइटीज़ है वो आपको एनसर्कल ना करें और जो जितने भी डिप्रेशंस हैं वो आपसे दूर रहें। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त एक सेट है यंगस्टर्स का जो कि हमारे साथ मौजूद है तस्कीन फाउंडेशन से। हमारे साथ आज एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है तैयबा इमरान। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। गुड मॉर्निंग। उनके साथ साथ है बुरहानुद्दीन खुमसोई खुमसाई खुमोसी। अच्छा, पहले जब लिखा हुआ था मुझे लगा खामोशी नाम है क्या, मैं कहा तुमने मिसप्रिंट कर दिया, मैंने निजात से कहा कि नहीं सही नाम है। अच्छा, उनके साथ साथ है काशिफ कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं ऑफ कोर्स लेडीज़ फर्स्ट आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने कोलैबोरेट किया है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, क्या है? बिल्कुल, हमने जो कोलैबोरेट किया ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं सब मिलके जी। और उसी हवाले से कोलैबोरेशन हुई है। अच्छा, एंड जो वीडियोस के हवाले से ज़ाहिर है ये लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे, जी। लेकिन एक हमारा मकसद यही था कि जो मेंटल हेल्थ है, डिप्रेशन, एंजाइटी जो लोग फील कर रहे होते हैं और उससे गुजर रहे होते हैं, उनको ये मैसेज दिया जाए कि वो अकेले नहीं हैं और किस तरीके से वो चीज़ें जो हैं हर इंसान को मुतासिर कर रही हैं, उस हवाले से उनको बताया जाए। लेकिन तैयबा आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भी डिप्रेशन है मेरे ख्याल से वो बचपन से ही बच्चों में इंस्टिल हो जाता है और जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन के आपके सामने आता है? बिल्कुल, जब हम एक ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं तो जाहिर है हर इंसान के शुरू से लेके पैदा होने से लेके उसके बड़े होने तक जो भी हालात और वाक़यात उस पर गुजरे होते हैं, जिस तरह का माहौल उन्होंने देखा होता है घर में, जिस तरह के रिश्ते होते हैं, वही सब चीज़ें ज़ाहिर है वो एडल्ट लाइफ में लेकर आते हैं और वही चीज़ें डिफ़ाइन कर रही होती है कि आगे उनका कैसा वक्त गुजरेगा और वो किस तरीके से अपने आने वाले हालात और वाक़यात को लेकर चलेंगे अपने साथ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हमें बचपन से ना सिखाया जाए कि कोई मुश्किल आएगी, कोई परेशानी आएगी तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो अब बड़े होने के बाद उनको पता ही नहीं होगा हम क्या करें। वो अपने आप को ज़ाहिर है अकेला फ़ील करेंगे कि बचपन में तो चलो जिस तरह से भी चल गया, किसी ने मदद कर दी, लेकिन अब हम खुद से क्या करें वो उनको मालूम ही नहीं होता। और यही चीज़ जो है जो हम कहते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी मेंटल हेल्थ इशू उसके बनने का सबसे बड़ा सबब होता है। ये सबब होता है। और आपको लगता है कि आजकल के दौर में ये चीज़ बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई है, क्योंकि एक तो ये कि ओबियसली हालात और वाक़या जिस तरह के चल रहे हैं, हमारे मौशी हालात जो हैं, ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हम घर से हम क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हमारे घर का माहौल कैसा है, घर में कम्युनिकेशन कैसी थी, कैसा माहौल दिया गया, किस तरह से बच्चों को सिखाया गया है, तरबियत कैसी की गई है। तो वो चीज़ें अब हम जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, एक तो आइडेंटिफाई अब ज़्यादा करने लगे हैं, अवेयरनेस बढ़ने लगी है, तो ज़्यादा पहचान में आ गया है कि क्या क्या मसाइल हैं और बिल्कुल उन्हीं चीज़ों से अच्छा तैयबा, भी तो चूँकि आप एक खातून है, मैं आपका नज़रिया इसमें जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जितने भी मर्द हजरात हैं उनका मोर और लेस सेम नज़रिया होता है। मैं ये जानना ही चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि बहुत ज़्यादा डिवोर्स का रेशो बढ़ गया है, एक महीने में तकरीबन 500 डिवोर्स हो रही है। इसकी आपको क्या वजह लगती है? व्हाट्स द रीज़न? वजह जो है, देखिए अगेन बात आ जाती है हमारे रिलेशनशिप्स की कि हमने कैसे सीखा है कि रिलेशनशिप्स को कैसे लेके चलना है, और वो चीज़ें बच्चा घर से ही सीखता है, अपने माँ बाप को देख के, अपने आसपास के लोगों को देख के कि एक रिलेशनशिप की क्या डिमांड्स होती हैं, क्या पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना अब कम हो गया है? अब शायद उन चीज़ों को जो हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं ना कि कोई मसला आ गया तो उसको हल कैसे करना है, बिल्कुल। शायद वो वाली सलाहियत थोड़ी कम होती चली जा रही है कि कैसे कोई मसले को हम बातचीत करके हम कैसे हल कर सकते हैं, वो चीज़ें जिसकी कमी आजकल देखने में आ रही है। लेकिन तैयबा, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते के आपने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना है? व्हाई डोंट यू एंजॉय इट? अगर खुश नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं है तो ऑफकोर्स आप रास्ता फ़ौरन तब्दील नहीं करें, लेकिन उसको थोड़ा सा तो वक्त मेरे ख्याल से देना चाहिए। बिल्कुल। अब खास तौर पे जो डिवोर्सेज होती हैं, अक्सर हम देखते हैं कि अर्ली ईयर्स ऑफ मैरिज जो होती है उसमें ज़्यादा डिवोर्सेज देखने में आती हैं। उसकी वजह यही है कि शादी के बाद आपको जिस तरह से, एक तो हमारे यहाँ जो कल्चर है ओबियसली एक अरेंज मैरिज का कल्चर है, उसके बाद फिर एक एडजस्टमेंट जो करनी पड़ती है, एक आपको जो है आपके लिए एक वो अनजान लोग हैं, अनजान शख्स है, उसके साथ एडजस्ट करना है, सीखना है, उनकी आदतें अडॉप्ट करनी है, बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पे जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं तो ज़ाहिर है एडजस्टमेंट के इश्यूज़ आते हैं, और वही चीज़ें अगर दोनों तरफ से हल ना हो तो फिर ज़ाहिर है फिर मुश्किल हो जाता है साथ रहना। अच्छा काशिफ, आपने बुरहान, ये जो म्यूज़िक वीडियो बनाया है इसके पीछे क्या थॉट है? व्हाट इज़ इट अबाउट? बेसिकली ये जो म्यूज़िक वीडियो है ये है तो मेंटल हेल्थ पे, जैसे तैयबा ने एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसकी जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि आप इर्द गिर्द देखते हैं अपने दोस्तों में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में कि लोग बज़ाहिर चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करते, बताते नहीं है, कभी कभार वो गुफ्तगू नहीं करते जो गुफ्तगी करनी चाहिए। तो मैंने यही सोचा अपने दोस्तों को देख के कि अब जैसे गाने के अंदर भी ये जिक्र है कि चाय पे जब हम बैठते हैं दोस्तों के साथ अमूमन, तो वो
बाकी बातें होती हैं लेकिन वो असल जो दिल की बात होती है वो नहीं करते। तो ये चीज़ देखते हुए मुझे ये प्रोसेस आया कि मैं ये कॉन्सेप्ट लिखूँ, इसका म्यूज़िक बनाऊँ और फिर आगे हम इसको लेके चलें। और आपने इसमें क्यों कोलैबोरेट किया? सो बेसिकली बुरहान और मैं हम लोग यूनिवर्सिटी से एक साथ थे एंड बैक इन 2017-16 हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग मिलके कुछ सोशल कॉज और चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है। बट दोज वर इनिशियल डेज जब हम इंडस्ट्री में भी आए थे, तो उस वक्त हम लोग चीज़ें सीख रहे थे। मैं डॉन में उस टाइम काम कर रहा था, बुरहान जो है वो फ्रीलांसिंग म्यूज़िक और कंपोजिशन में लगा हुआ था। सो बाय द टाइम जब 2022 आया तो हम लोगों की स्किल्स इतनी डेवलप हो चुकी थी कि अब जो हमने चीज़ मिल के बनाई वी थिंक कि अगर हम उस टाइम करते ये काम तो शायद वो क्वालिटी, वो लगन, वो जो खूबसूरती, जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो वैसा नहीं दे पाते। तो वी डिसाइड कि नाउ इज़ द टाइम कि अब हम इस चीज़ को मिल के करें। एंड अगेन जैसे डॉक्टर तैयब या बुरहान ने ये बताई बात कि मेन मोटिव ये है कि हम लोग अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करना चाह रहे हैं। बिकॉज कैंपेन्स चल रही हैं, बातें तो हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं, बट अगर आप देखें मिडिल क्लास फैमिलीज या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनमें एग्जिस्ट करती है चीज़, बट पीपल फील दिस कि एक स्टिग्मा है, एक निशान है ऐसा जिसको अगर वो जिक्र भी करें तो वो उनके किरदार के ऊपर कोई मतलब धब्बा लग रहा है। तो वी जस्ट वांट टू क्रिएट कि वो स्टिग्मा नहीं है, ये इट इज़ अ लाइक एनी अदर हेल्थ कंडीशन, चाहे वो नज़ला ज़ुकाम कुछ भी होगा तो ये भी एक कंडीशन है जिसको आप It should be डॉक्टर के addressed, पास जाना talked चाहिए, about. बात करनी चाहिए। बिल्कुल बात करनी चाहिए, of तो course. दैट इज़ द मेन मोटिव जिसके लिए लेकिन हमने करा है। आप लोग ऑफ कोर्स दोनों एक तालीम याफ्ता यंग यंगस्टर्स हैं, यंग इंडिविजुअल्स हैं, यंग मैन हैं, काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं। आपको लगता है मर्दों के लिए अपने दिल की बात करना मुश्किल होता है बनस्बत ख़वातीन के? मुश्किल एज जैसे मैन डोंट क्राई, बॉयज़ डोंट क्राई, हाँ? आई वुड डिसएग्री विद दैट, आई मीन इन द सेंस कि मेरी वालदा ने शुरू से ये एम्फसाइज मुझ पर रखा है कि व्हाटएवर यू फील, व्हाटएवर यू थिंक, जो भी तुम्हारे दिल में बात है। आउटस्पोकन बोलो, बात करो। हाँ, देखिए वहीं पे ना एक आपके घर से ये ट्रेनिंग हुई एग्जैक्टली। है। अब ये है कि हाँ सोसाइटल नॉर्म्स हैं ऐसे कि अगर आपको चोट लगी, अगर रो रहे हो तो सोसाइटी कहती है नहीं रो। बट एक चीज़ है कि इजहार किस तरीके से फिर इंसान करेगा। अगर वो मतलब किसी तरीके से तो इजहार करनी है ना, अगर इस तरीके से नहीं करेगा तो गुस्से में आएगी, वो चीज़ तब्दील होगी या जहनी शिकार चीज़ों का होगा, तो वो कहीं ना कहीं से तो इजहार होना ही है। बिल्कुल एक तरीके से नहीं तो आप दूसरे तरीके से तो इजहार करते ही हो। तो इट्स बेटर कि आप उस तरीके से करो जिसमें किसी का नुकसान ना हो। ऑफ कोर्स। और हमेशा से ये चीज़ एक कही गई है कि अगर मर्द अपने दोस्तों के ग्रुप में या कहीं पे एक्सप्रेस करेंगे तो बाद में उनका मजाक उड़ाया जाएगा। कि अबे तू क्या कह रहा है? हाँ तू यार दूर हो रहा है, बहुत तू सेंटी हो गया यार तू, बहुत सेंटी हो गया यार तू। चलिए खवातीन और हज़रात, ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पे जारी है। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी बड़ा ज़बरदस्त आपने म्यूज़िक वीडियो देखा जिसका नाम है 77। वाई 77? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जैसे नाम का एक अफेक्ट होता है, एक असर होता है इंसान के ऊपर, ऐसे ही हिंसों का नंबर्स का भी एक अफेक्ट होता है। तो बुरहान और मैं, हम लोग जब वीडियो ये हमने बनाई तो हम लोग नाम ही सोचे थे कि क्या रखें, बिकॉज टिपिकल सा कुछ नाम नहीं देना चाह रहे थे। एंड देन अगेन हम ये भी नहीं चाहते कि कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स के समझ ही ना आए लोगों को। हाँ। तो बुरहान क्योंकि न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, Oh, I love numerology. तो उसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था कि 77 हम रखते हैं क्योंकि इसका जो न्यूमरोलॉजी मीनिंग है वो होता है बैलेंस। एंड इफ़ यू अगर आप उर्दू के अंदर 77 इंग्लिश में लिखा हो, आपको रोटेट करें तो उर्दू में 77 हो जाता है। सो दोनों रुख हैं एक ही तस्वीर के। ओके ओके। ये एग्जैक्टली। तो उसमें फिर हमने ये कॉन्सेप्ट के हवाले से हमने सोचा कि 77 यानी जो बैलेंस कॉन्सेप्ट है वो इस पर ज़्यादा सूट करता है कि अगर आपकी लाइफ की बैलेंस आउट होती है, क्योंकि अगेन किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह ही होती है, तो अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो हर चीज़ आपके लिए आउट ऑफ बैलेंस जा रही है। और इस कैरेक्टर की जो आर्क आपने देखी उसके अंदर बैलेंस है ही नहीं, Balance तो एक कॉन्ट्रास्ट भी है कि नाम बैलेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि इवन इस वीडियो के अंदर भी हम लोग जो एक चीज़ देख रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ का एक पूरा सेटअप है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हालात से, अपनी सोच से, बातों से। ऑफ कोर्स वो लिरिक्स भी उसको बैकअप कर रहे थे। अभी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे थे तैयबा थोड़ी देर पहले। कहा ये जाता है, बहुत सारे हम लोग सर्विस के थ्रू बात करते हैं लोगों से, आपने सुना होगा कि अब वो माएँ नहीं रही, अब वो वालदैन लोग, अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे जो वालदैन थे, या अब वो आने वाली जनरेशन अब वो वैसी नहीं होगी। आपको लगता है कि आने वाली जनरेशन बेहतर होगी?
हाँ देखिए, हर जनरेशन ही बेहतर होती है। बात सिर्फ इतनी होती है कि हर जनरेशन के अपने तकाज़े आ जाते हैं। हम सिर्फ इतना ही देख लें कि पुराने ज़माने से लेकर अब तक कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, कितनी ज़्यादा तरक्की हुई है। तो जाहिर है जो भी 30 साल पहले जो ज़माना था वो अब नहीं रहेगा। तो बेहतरी हमेशा होती है, बस उसको समझना होता है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है कि चेंज आ गया है। लेकिन अब तैयबा, मुझे अभी ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वो लोग बच्चों के एडमिशन से पहले वालिदैन का इंटरव्यू करते हैं कि हमें वालिदैन का इंटरव्यू करना है, वी नीड टू सी कि बच्चा किस घराने से आ रहा है, क्या है। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हों जहाँ पे वालिदैन को पेरेंटिंग सिखाई जाए। आई थिंक एक ये इतना ज़बरदस्त बिज़नेस हो सकता है, या एक सोसाइटी के लिए ये इतना बेहतरीन काम हो सकता है, क्योंकि जो लड़के लड़कियां जिनकी शादी होती है, जो यंग पेरेंट्स हैं, उन्हें दे डू नॉट नो हाउ टू ग्रो देयर चिल्ड्रन अप। उनको वो पूरा प्रोसेस नहीं पता कि बच्चों की सही पेरेंटिंग क्या होती है। अगर आप उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे आप बड़े हुए हैं, उसी तर्ज पे अगर आप अपने बच्चों को बड़ा करें, तो मुझे लगता है कि भाई जिस तरह हर चीज़ आउटडेटेड हो जाती है, आपके ख्यालात आउटडेटेड हो जाते हैं, आई थिंक वो तर्ज भी आउटडेटेड हो गई होगी। और तैयबा, एक और चीज़ भी होती है, लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्रोकन मैरिजेस से आते हैं। उनकी एक बचपन अपने पेरेंट्स को उन्होंने लड़ते हुए देखा है, तो बड़े होते हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है वही चीज़ वो अपनी औलाद में, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल एक खला जो आ चुका होता है उसको पुर करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर ब्रोकन मैरिज से आ रहे हैं, वो सारी लड़ाई झगड़े देखें, तो अब उनका खुद से हम अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि उनका क्या कॉन्सेप्ट बना होगा शादी को लेके या पेरेंटिंग को लेके। तो बिल्कुल वहाँ पे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं उनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। कि वो जो एक होती है ना कि गिरा उलझ गई है, उसको सुलझाना ज़रूरी है, ताकि ये समझ में आ सके कि नहीं राइट वे क्या है या सही तरीका क्या है, कि किस तरीके से हम आगे लेके बढ़ सकते हैं अपने मामलात को, अपने रिश्तों को, चीज़ों को। तो बिल्कुल। अच्छा, एनजीओज में और रिहैब्स में भी अगर देखें तो जब लोग चेक इन कर रहे होते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, सिंगल पेरेंट के अंडर होते हैं, या उनको किसी ने अडॉप्ट किया होता है। और एक मुझे कभी कभी इस तरह की बातें भी सुनने में आती हैं थ्रू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज़ के, जो बेतहाशा सफ़ेद पोश और ज़बरदस्त लोगों ने बच्चे अडॉप्ट किए, उन बच्चों के साथ एक अब्यूज़ का सिलसिला चलता रहा। और ज़रूरी नहीं कि अब्यूज़ भी एक ज़हनी अब्यूज़, आप कमतर महसूस कराएं किसी को, एक ही पूरा प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अब्यूज़र्स होते हैं, जो आपको मेंटली अब्यूज़ करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मेंटली अब्यूज़ यू, और वो आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होता कि आपकी वर्क एनवायरनमेंट में बहुत इस तरह के लोग होते हैं, तो वो उनसे किस तरह डील किया जाए? देखिए, एक तो सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ही बहुत ज़रूरी होता है कि हम किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। जैसे आपने कहा मेंटल अब्यूज़, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कैसे होता है, कब होता है और है क्या। ठीक है, मेंटल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ जिसको हम कह रहे होते हैं, या जो लोग कर रहे होते हैं वो खुद भी नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं या हमारे अल्फाज सामने वाले पे क्या असर डाल देंगे। तो उन चीज़ों को सबसे पहले तो समझना है, उनकी अवेयरनेस ही ज़रूरी है, ताकि अंदाज़ा कर सकें कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। आम उसमें कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नेगेटिव फील करवा रही है, ये जो चीज़ आपको बुरा फील करवाएगी, आपको अच्छा नहीं लग रहा, वो चीज़ वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को समझें। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम देखने में आती है हमारी कम्युनिकेशन में आती है। ये सब चीज़ें कैसे सामने जा रही होती हैं, मेंटल अब्यूज़ या हम जो इमोशनल अब्यूज़ की बात करते हैं, वो आपकी कम्युनिकेशन है कि आप कैसे अपनी बात सामने वाले तक पहुँचा रहे हैं। तो वो आप एक गुस्से में चीख चिल्ला कर या क्रिटिसाइज़ करके भी पहुँचा सकते हैं, और आप एक आराम से नर्म लहजे में भी सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटी होती है ना, वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है। अगर आप पे कोई गुस्सा कर रहा है या आपके साथ कोई आपको एटीट्यूड प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपके अंदर बड़ा जज्बा होता है कि मैं भी इसको जवाब दूँ, मैं बताता हूँ कि मैं ज़्यादा बड़ी तोप हूँ। आई थिंक अगर आपको कोई बुरा फील करा रहा है और अगर आपको अच्छा महसूस नहीं करा रहा, तो प्रॉब्लम आप में नहीं, उनमें। उनके साथ आपको हसास तरीके से पेश आना चाहिए, और आपकी जो एनर्जी है वो एक सूरज की तरह होनी चाहिए, एक ब्राइट एनर्जी होनी चाहिए जिसको कोई भी मांद नहीं कर सकता। इसी नोट पे आज हम आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच कासिम बुरहान, बहुत शुक्रिया, गाइस डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू तैयबा, लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, लेकिन आपको इसी सोच के साथ हम आज छोड़ के जा रहे हैं कि अगर आप किन्हीं यंग पेरेंट्स को जानते हैं, या अगर आप खुद एक यंग पेरेंट हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो ये वक्त है उनकी सही तरबियत करने का, ताकि कल को वो एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन शहरी बन सके। अपना ख्याल रखिएगा, कल सुबह फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।